बताओ लास्ट पॉइंट क्या चल रहा था? कैल्शियम के क्रिटिसिज्म। कौन सा स्कूल चल रहा था? एनालिटिकल? कौन सा? हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल स्कूल चल रहा था। ये पूरा ही होगा कुल। हम्म। कैल्सन का क्रिटिसिज्म चल रहा था? क्रिटिसाइज के पॉइंट ऑफ कैल्सन की? अरे सॉरी, हिस्टोरिकल स्कूल के। देख के बोलो, हिस्टोरिकल स्कूल है के। ना? फिर आधे आधा घंटा यूजलेस हो जाएगा अगर रिवाइव नहीं कर पाओगे ना वो क्लास लगा के। ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी कॉमन के साथ लीगल, लीगल के साथ कॉमन मिक्स हो जाए। जल्दी बोलो। हम सेव ही नहीं कर रहे थे, ठीक है? ठीक है ना? जो कल कला वो शुरुआत करेगा तो वो लगा लिया होगा जैसा ना। चलो, क्यों लगाया? नहीं मिला। हैं? सैटरडे संडे को करूँगी पूरा। अभी कर ले तो साथ साथ में कर लिया अगर, ठीक है ना? फिर ही बेटा इतना बड़ा परोठा तैयार हो जाएगा, फिर नहीं उठेगा, है ना? अभी टाइम नहीं है गाँव में कल। रहते हो ना? गाँव में रहते हो ना? परोठे देखे ना? सुबह सुबह डांगना के ठाणे पड़े आ रहे। सुबह से सुबह ना देख, मतलब देखिए। वो खेत में जाके वो जो काट के ले आया करें हरा, ठीक है ना? वो अपने उसके दम के हिसाब से होता है, ठीक है ना? अब आप खुद इतना इकट्ठा कर लोगे तो फिर उठाया नहीं जाएगा, सिर्फ इतना कह रहा हूँ, ठीक है ना? दोबारा दोबारा देखती आ रही थी मैं वीडियो, तो हो जाएगी। हम्म, कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी देखो, ठीक है ना? एक बार स्कूल सम अप हो जाएंगे ना, फिर तो हम क्या है कि सिर्फ मैं रिमाइंड कराया करूंगा, भाई सेवेनी ने क्या कहा था, देखो ये आ गया इंटरनेशनल स्कूल, देखो मायने ने क्या कहा था, ये आ गया, ये कैल्सन आ गया, ये ऑस्टिन आ गया, ये आ गया, फिर ऐसे चलेगा। इसलिए ये जो बेस है ना अपना, इसको सुपर स्ट्रॉन्ग कर दो, ठीक है? अच्छा, सेवेनी में देखो क्या कर रहे थे हम, वो गाइस थ्योरी कर दी थी हमने, इस पे कर रहे थे हम पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म, ये राइट है ना? कितने कर दिए थे हमने? तीन। लास्ट पढ़ो जरा। Theory of Savigny is narrow and negative. हाँ, ये समझ में आ गया? ये नैरो है। क्यों? क्योंकि सिर्फ लोग ही सोर्स नहीं है, लो तो बहुत सारी चीजों से आता है, ठीक है ना? चलो लास्ट पॉइंट करो क्रिटिसिज्म का। ठीक है ना? लिखो कस्टम्स, अपनी लैंग्वेज में लिखो कस्टम्स लोगों के द्वारा। हाँ, ये लास्ट पॉइंट है। कस्टम्स लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड स्लैश प्रचलित हैं, और एनफोर्स्ड लाइक लॉ है। ठीक है जी? रोस्को पाउंड इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट करो इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या? पॉपुलर अमंग पीपल्स एंड एनफोर्स्ड लाइक लॉ। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखिए कि रोस्को पाउंड क्रिटिसाइज कर रहा है। क्या कह रहा है? कि अमेंडमेंट भी तो लॉ है। ये तो अमेंडमेंट को लॉ नहीं कह रहा। ठीक है जी? लिखो नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू पुष्टा। अरे रुको, करता हूँ। PUCHTA पुष्टा। अकॉर्डिंग टू पुष्टा 1798 से लेकर 1856 इसका कार्यकाल है। 1800। 98, सॉरी 1798, 1856, 56। ठीक है जी? देखो पुष्टा क्या कह रहा है, पुष्टा कह रहा है, लिख लो। लॉ, लॉ कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, , 'comes into existence'
as a result of conflict, as a result of conflict between general and individual will. ठीक है जी। अब जनरल विल क्या है? पूरे समाज, पूरे देश की विल जनरल विल है। इंडिविजुअल किसी एक आदमी की पर्सनल विल, विल मतलब इच्छा, ठीक है ना। लॉ क्या है? ये डिस्प्यूट बिटवीन दोनों विल्स है ना। स्टेट कुछ कहता है, लोग कुछ कहते हैं, तो लॉ बन जाता है बीच में। इन्हीं डिस्प्यूट को बैलेंस करने की कला को लॉ कह रहा हूं। ठीक हो गया? हो गया। बस इसके अंदर इतना ही लिखना है। नेक्स्ट लिखो और स्टार लगा लो। अकॉर्डिंग टू सर हेनरी मायने, मायने बोलो आप इसको या फिर मेन बोलो, जो भी बोलना है वो बोलो। 1822 से 1888। ठीक है जी। ये कौन है? स्टार लगाया आपने? मायने के बिना, हेनरी मायने के बिना हिस्टोरिकल स्कूल पढ़ने के विषय में सोचा भी नहीं जा सकता। जैसे सेविनी के बिना नहीं सोचा जा सकता, ऐसे मायने के बिना नहीं सोचा जा सकता है। ठीक है जी। लिखो ये कौन है। ये अगर ये पॉइंट लिखना हो तो लिख लेना, वरना कोई बात नहीं। ये भैया मेंबर था ये, किसका? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। कहाँ की सर ये? यूके। ठीक है जी। ये इंग्लैंड से था ये। ठीक है जी। और ये बंदा लॉर्ड मैकोले के बाद, लॉर्ड मैकोले को इसने सक्सीड किया है। जो लॉर्ड मैकोले का काम हमारे देश में था, क्या काम था लॉर्ड मैकोले का? कानून बनाता था वो। कानून बनाता था। ठीक है ना। इसी ने ही सारी की सारी जो शिक्षा पद्धति है, इसी ने डिस्प्यूट किया है सारा का सारा। यही असली बोन ऑफ कंटेंशन है। छछूंदर की असली जड़ यही था, लॉर्ड मैकोले। इसके ऑफिस को सक्सीड किया है। यानी इसके बाद कौन आया था? इसके बाद सर हेनरी माय ने लॉर्ड मैकोले के पद के ऊपर आया। ठीक है जी। ये इंडिया आया था। ये जूरिस्ट भी है। यानी सर हेनरी मायने इंडिया आया था जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का। ये अंग्रेजों के साथ यहाँ पे आया था। ये कौन था? जूरिस्ट था। तो अगेन ये इंडिया आया और इंडिया के अंदर इसने एंशियंट हिंदू लॉ पढ़ा इसने। ठीक है जी। काम इसने वही किया जो मैकोले ने किया, वही काम आगे बढ़ाया इसने। इसने क्रिटिसाइज किया है और दोहन करने के लिए लॉ बनाया है। ठीक है ना। ये चलो वर्ड लिखना है सर, ये जो हिस्टोरी हिंदू लोग पढ़ा है इसमें। ना, ये सिर्फ बताने ये के बस आपको पता हो। ये अपने जो जनरल एग्जाम है ये पूछ लेते हैं। सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। हमारे देश के अंदर लॉ बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू निभा के गया है। तो जब हम अपनी जूरिस पढ़ते हैं या अपनी लीगल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हेनरी माइने को पढ़ा जाता है। कोई भी टेस्ट होता है तो इसको जरूर पूछते हैं। ऐसा हो सकता है कि सेवन नहीं पूछे ना पूछे, हेनरी जरूर पूछे। ठीक है जी। चलो इसको नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्टार लगा लेना। इसको सोशल डार्विनिस्ट कहते हैं। डार्विन पढ़ा था ना कल, जिसने कल इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। ठीक है ना। इसको भी सोशल डार्विनिस्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हेनरी माइने क्या कहता है कि सोसाइटी खुद ब खुद या फिर स्वयं इवोल्व होती है।
ठीक है जी। साहब को हिस्टोरिकल स्कूल बहुत पसंद था, है ना, हॉबी थी एंशियंट लॉज पढ़ने की, लीगल हिस्ट्रियाँ पढ़ने की, ठीक है ना। इसको हिस्टोरिकल स्कूल पसंद था, इस कारण से हिस्टोरिकल लॉ स्कूल का ये प्रोमिनेंट मेंबर है। जाना। हम्म। ठीक है जी। हिस्टोरिकल स्कूल को मायने कैसे डिफाइन करता है, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, लिखो, HS किसी भी लॉ के पीछे के रीजंस की स्टडी करने के लिए इंपॉर्टेंट टूल है। अगर किसी भी लॉ के रीजंस को अगर आपको स्टडी करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल, टूल मतलब साधन क्या है, हिस्टोरिकल स्कूल। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक लाइन छोड़ के लिखना, क्योंकि HS हिस्टोरिकल स्कूल ना केवल पास्ट को समझने अपितु वर्तमान के द्वारा भविष्य को भी सुधारने में मददगार है या फिर सहायक है। क्यों है, क्योंकि शायद ये कहावत सुनी होगी कि इतिहास से सीखते हैं कि वर्तमान और भविष्य में कैसे काम करना है, ठीक है ना। गलतियों से सीखते हैं ऐसे बोलते हैं ना, तो पास्ट से सीखो और प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट में काम करो और फ्यूचर संभालो, ऐसा बोलते हैं, है ना। चलो। अच्छा, एक चीज और इसने बड़े काम की कही है, सर हेनरी माइने, ये बोलता है केवल लो नहीं पढ़ना है, केवल लो लिखो, केवल लो पढ़ने से काम नहीं बनना, नहीं बनता, हमें ऑल रिलेवेंट सोशल फैक्ट्स, फिजिकल फैक्ट्स, ठीक है जी, डेमोग्राफिकल फैक्ट्स, साथ साथ पढ़ने ही होंगे, पढ़ने होंगे, तभी पता चलेगा। सही। लेट से मैं प्रधानमंत्री बन के या फिर मैं पार्लियामेंट के अंदर मतलब सबसे पावरफुल आदमी बन के एक लॉ पास कर देता हूँ, क्या, कि भैया इस देश में कोई भी मांसाहार नहीं करेगा। लोगों की इच्छा की बात नहीं कर रहा मैं, बट क्या पॉसिबल है, बिल्कुल सही बात है, पॉसिबल नहीं है। क्यों, अगेन मैं लोगों की विश की, लोगों की इच्छाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। सर 90% से ज़्यादा लोग नॉन वेज है। नहीं, अगेन मैं इच्छाओं की बात नहीं कर अच्छा। रहा। आपने कहा संभव नहीं है, ठीक है। उन एरिया का क्या करोगे जहां पे फसलें सब्जियां होती ही नहीं, लद्दाख में तो कोई फसल सब्जी नहीं होती, ठंडे इलाके कितने सर, है ना। वहाँ सब्जी नहीं होगी। डेमोग्राफी ऐसी है वहाँ की, वहाँ की जो जियोग्राफी है वो ऐसा है, जानवर ही खाने पड़ेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल सही। अब मेरे को याद आ रहा, मैं एक दिन प्रोग्राम देख रहा था, बहुत ही फेमस डिश है और वो कश्मीरी पंडितों के घरों में बनती थी। वो बेसिकली क्या है, वो याक का सूखा हुआ मांस है, उससे और उसकी सूखी हुई पसलियों से और खून से
बनता हुआ कश्मीर के, और कश्मीर सिर्फ वो नहीं जो मेन कश्मीर है, उसके ऊपर गुलमर्ग, वो सारा कश्मीर है। वो जो साल के 9 महीने बर्फ के अंदर दबे रहते। ठीक हो गया? सही। आओ नीचे आ जाओ। ये जितनी भी कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन जहाँ पे समुद्र का तट लगता है, क्या लगता है कितने किलोमीटर तक खेती होती होगी? समुद्र का किनारा जहाँ, वहां खेती नहीं होती। सी फूड सब कुछ। ठीक है ना? तो अब चाहे कोई पंडित है, चाहे कोई कोई भी है, ठीक है जी, उसको मांस ही खाना पड़ रहा है। ठीक हो गया? कलकत्ता में जाओगे, जितने भी ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, वो सब मांसाहार करते हैं। ठीक है, क्या करें, जिंदा तो रहना है। ठीक है ना? लोगों की इच्छाओं की बात नहीं हो रही है। लॉ बनाते समय अगर आप सोशल फैक्टर चेक कर रहे हो, तो आपको जियोग्राफिकल डेमोग्राफिकल फैक्टर भी चेक करना पड़ेगा। ठीक हो गया ना? सिंपल। सही है? सही ठीक है ना इसने? चलो मैंने ठीक है अभी तक, चलो ठीक है। इसी पॉइंट के ऊपर इसका क्रिटिसिज्म होता है। ये एक क्रिटिसिज्म का भी पॉइंट है। क्या? अगर हम सिर्फ लॉ की बात नहीं करेंगे और लॉ बनाते समय सिर्फ लॉ के अलावा भी दूसरी चीजें भी चेक करेंगे, तो लॉ इम्प्योर हो जाएगा। लॉ, प्योर लॉ नहीं बचेगा। अगर क्या नहीं करेंगे तो जो कानून सिर्फ देखो, लॉ बनाने के लिए सिर्फ लॉ की ही बात भी कर सकते हो आप। हाँ हेनरी माई ने क्या कह रहा है कि भाई देखो, अगर लॉ बनाना ना आपको, इन सब चीजों की हाँ, बात तो करनी आपको पड़ेगी। ये चीजें भी चेक करनी पड़ेगी। अब जूरिस्प्रूडेंस के साथ क्या सीन है? अगर लॉ, लॉ रहे तो प्योर, अगर लॉ में लॉ के अलावा भी चीजें आ जाएं, ठीक है, तो वो लॉ इम्प्योर हो जाए। ठीक है ना? जैसे पेट्रोल होता है ना? पेट्रोल में क्या हम पानी की मिलावट कर सकते हैं? बट पेट्रोल के अंदर मिलावट होती है, बिल्कुल होती है। कुछ क्या वजह मिलाते हैं उसमें? कुछ वजह से होती होगी। उसमें इथेन, एथेनॉल मिलाया जाता है। केमिकल वो है कंपाउंड है। हाँ, केमिकल कंपाउंड है एथेनॉल। ये एथेनॉल किससे? जो अपना ये गन्ना होता है ना, ठीक है ना, इसके छिलकों से, इसके रस से निकाला जाता है। या फिर गन्ने की शराब जो है वो पेट्रोलियम में मिला के, ठीक है जी, और आजकल गाड़ियों में इसी कारण से रेट हम थोड़ा कंट्रोल कर पा रहे हैं। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करोगे तो रेट डबल ट्रिपल हो चुके हैं। पाकिस्तान। वहां तो पता नहीं कितने, मेरे ख्याल 500-600 रुपये हाँ लीटर चल रहा 500-600 रुपये लीटर है। है। लीटर चल रहा है अब वो। पर चलो, वो तो मुल्क की जमाई नील बटे सन्नाटा है, वो कुछ नहीं होना उस मुल्क का, वो फेल ही होने। ये जितना तिलिस्मी चिराग जगना था वो जग चुका है, बस अब तो विघटन होना है इसका। चलो, अब सीन क्या है? अगर मैं अगेन पेट्रोलियम के अंदर मैंने, जैसे आजकल हो रहा है, एथेनॉल मिला रहे हैं, बट क्या उस पेट्रोलियम को मैं, उस पेट्रोल को मैं प्योर पेट्रोल बोल दूं? रिफाइंड है। आजकल तो प्योर कौन है पेट्रोल अपना ट्रांसपोर्ट मंत्री? ये नितिन गडकरी। गडकरी। हाँ, गडकरी ने कहा, सर सर गडकरी लिए था। वैसे कह रहा अब नहीं, अब कोई ऐसे उपाधि आ जाता, पर चलो ठीक है। अच्छा टाइटल तो दे ही नहीं सकते वैसे। चलो, श्री कह सकते हैं। चलो सर गडकरी क्या कह रहे हैं? इन्होंने आज से 8-9 साल पहले कहा था कि देखो, हम पेट्रोलियम की कीमत, जो उसकी कीमत है, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में क्रूड ऑयल निकलता है, बहुत कम मात्रा में निकलता है। ठीक है? हम इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग मार्केट है उसके अंदर ना के बराबर स्थान रखते हैं, हमारा इन्फ्लुएंस नहीं। ठीक है ना? ऑयल निकालने वाली कंट्रियों ने ग्रुप बना रखा है, ओआईसी बोलते हैं शायद इसको। ऑयल कंट्रीज का है सर ये जैसे ओआईसी सार्क है। पार्क है ऐसे हाँ, ग्रुप ऐसे बना रखे हैं। इन्होंने ग्रुप बना रखा है, तो यही कीमतें डिसाइड करते हैं। और जो ये कीमत डिसाइड करेंगे, हमको तो वही लेना पड़ेगा। और हमारे यहाँ पे समस्या क्या है? 2 मिनट में आंदोलन हो जाते हैं, पेट्रोल ज्यादा की। है ना? पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। तो ये कह रहा है कि हम कीमतें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम अपने लिए जो हम पेट्रोलियम यहाँ पर निकाल रहे हैं,
यानी बाहर से तो क्रूड ऑयल आता है, ठीक है ना, फिर क्या करते हैं, क्रूड ऑयल संवर्धन केंद्र जैसे पानीपत में लगा हुआ हो, उसके अंदर क्रूड ऑयल डालते हैं और उसी क्रूड ऑयल में से पर्टिकुलर पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर से पेट्रोलियम, डीजल, मिट्टी का तेल, वैसलीन, ये जो गैसलीन, ये सब कुछ सारी चीजें उसी से ही निकलती हैं। ये वैसलीन होती है ना लगाते हैं, ये भी पेट्रोल, इसको पेट्रोलियम जेली बोलते हैं, हाँ सर, पेट्रोलियम है ना। जब क्रूड ऑयल में से, ये क्रूड ऑयल अगर आप वैसे देखोगे ना तो बड़ा ही चिपचिपा और ग्रीस के जैसा गाढ़ा होता है ये, ठीक है। अब उसमें से क्या है, ये काला काला जो है डीजल निकल जाता है, मिट्टी का तेल निकल गया, पेट्रोल निकल गया, बाकी ये ग्रीस बच जाती है। इस ग्रीस को क्या ब्यूटी, ब्यूटी क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। कॉस्मेटिक्स। बड़े बहुत तगड़ी चीज होती है, बट ध्यान रखना ये बेसिकली बेसिकली क्या होता है, ये पुराने पूरा पाषाण काल के जीव थे, ये बड़े बड़े जो धरती के नीचे दब गए, ये उनका शरीर का फैट और मलबा इत्यादि इत्यादि, ठीक है। क्रूड ऑयल, अगर आप क्रूड ऑयल कहीं से निकल रहा है तो, और वो कहीं से निकले, जैसे जब जब यूरोपियन कंट्रीज ने ये खोज नहीं करी थी कि ये क्रूड ऑयल है और ये बड़ी ही काम की और बड़ी ही महंगी चीज है, तो ये जो मिडल ईस्टियन जो देश हैं, वो क्या होता था, ये ऐसे ही दलदल बन जाते थे इनके, ठीक है ना, और ये सड़ते रहते थे, स्मेल आती रहती थी इनमें से, ठीक है ना। तो इसीलिए जब ये जहन्नुम की इन्होंने कल्पना करी इस्लाम ने, तो उसने बोला कि ये काली ग्रीस होगी उसमें, बदबूदार के कुएं होंगे, ठीक है ना, ऐसे ये दलदल बने होते हैं, ऐसे ये जहन्नुम था इनके लिए, ठीक है। फिर इनको पता लगा, अरे भाई ये तो बहुत पावरफुल चीज है, ठीक है जी। फिर इनके बारे न्यारे हो गए, ठीक हो गया। तो ये ऐसे ही चबा फूटता है अंदर से, पानी के जैसे ये निकलने लग जाता है, रिसने लग जाता है, ठीक है ना, जैसे जमीन उल्टी कर रही हो, काले काले और स्मेल आती है, ठीक है। ये सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर नेचुरल गैस को अदरवाइज बहुत गंदी स्मेल होती है इसके अंदर, बहुत गंदी स्मेल होती है इसके वेस्ट से ही तो बनता है अंदर। हाँ, ये उसी से, पेट्रोलियम से, क्रूड ऑयल से के ऊपर जो है, जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है ऐसे, ठीक है ना, और ये देखो ये एक बहुत बड़ा चैम्बर बना हुआ है, बहुत बड़ा चैम्बर है ऊपर, एक कोई देश है बहुत बड़ा, ठीक है ना, जैसे सऊदी अरेबिया, इसके सऊदी अरेबिया के बराबर का नीचे एक चैम्बर बना हुआ है, ये देखो इसमें ये क्रूड ऑयल इकट्ठा होकर रखा हुआ है यहाँ, और इस क्रूड ऑयल के ऊपर इसी से ही गैस निकली हुई है, यहाँ पे गैस भरी हुई है। ड्रिल करेंगे, ड्रिल करने के बाद जो है यहाँ पे कैप लगाएंगे, ठीक है ना, इस कैप से नेचुरल गैस को इकट्ठा करेंगे, ठीक है ना, और इसी पाइप के थ्रू फिर एक कुआं लगाया जाएगा, यानी ऊपर ले जाके इसकी गैस निकालेंगे, यहाँ से क्रूड ऑयल निकालेंगे, ये इस हिसाब से काम करता है, ठीक हो गया, सही, क्यों बता रहा था मैं। हाँ, अब क्या है, हम अपने पेट्रोलियम में क्या बोलते हैं, 30% तक जो है वो एथेनॉल, इथेन ऑयल, एथेनॉल, ठीक है ना, वो मिला रहे हैं, ठीक है जी, सही। चलो, क्या हम इस पेट्रोल को प्योर बोल दें, ये प्योर नहीं रहा है, इसमें पेट्रोल के अलावा भी कुछ आ चुका है, सिंपल हो गया, यस नो। यस। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट बनाओ जरा, आइडेंटिकल डेवलपमेंट ऑफ लॉ। किसी में हाँ, इसी ने ही दिया है ये, एक कंसेप्ट दिया है क्या, आइडेंटिकल डेवलपमेंट ऑफ लॉ। देखो, हेनरी मायने ने, जैसे आपको बताया, ये जूरिस्ट है और हिस्टोरिकल स्कूल का फैन है, प्रोमिनेंट मेंबर है, और इसको हिस्ट्री पढ़ने की आदत है, तो आदतन इसने इंडियन एंशियंट लॉ भी पढ़ा है, ठीक है ना, रोमन एंशियंट लॉ भी पढ़ा है, और ग्रीक्स एंशियंट लॉ भी पढ़ा है, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, ये लिखो, इसने कहा हर सोसाइटी में लॉ की डेवलपमेंट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब एक जैसी, लगभग एक जैसे ही, लॉज अलग अलग पढ़ रहे, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है,
लॉज अलग अलग देशों के पढ़ रहा है लेकिन उसके अंदर बेस सेम है, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि लगभग लगभग हर सोसाइटी में पुरुष प्रधान समाज होता है, ठीक है। लिखो फॉर एग्जांपल, देखो ऐसे लिखते हैं फॉर एग्जांपल को शॉर्ट फॉर्म में, देखो स्क्रीन पे देखो, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, याद रखना इसको, ठीक हो गया। चलो, पावर सेंट्रिक होता है लो हमेशा, दूसरा एग्जांपल कॉमा डाल के, पावर सेंट्रिक, सत्ता के चारों तरफ घूमता है, सत्तात्मक होता है, ठीक हो गया। इसी से ही हम कॉन्सेप्ट निकालते हैं, इसने एक कॉन्सेप्ट समझाया क्या, पेटर फैमिलिया, पुरुष प्रधान हो गया ना। PETER, पेटर फैमिलिया, इसने कंसेप्ट दिया है, ठीक है। ये इकट्ठा शब्द है, हम इसको समझने के लिए अलग अलग लिख रहे हैं। पेटर फैमिलिया इज द सेम वर्ड, सिंगल वर्ड। पेटर का मतलब पितृ, पितृ का मतलब पिता, फैमिलिया परिवार, फैमिली, एक परिवार का पितर, पुरुष प्रधान। ठीक है ना। यानी कि लिखो डिक्शनरी में क्या मीनिंग है इसका, पेटर फैमिलिया का, लिखो मेल हेड ऑफ रोमन हाउस होल्ड, रोमन हाउस होल्ड लिखा हुआ है। है रोमन हाउस होल्ड को लिखा है, ये तो ये, यूनिवर्सल है हाँ वर्ड। ये लैटिन हो गया ना वर्ड, ये पेटर फैमिली है, पेटर फैमिली लैटिन वर्ड हो गया ना। लैटिन कहाँ बोली जाती है, इटली में बोली जाती है, रोम में बोली जाती है, ठीक है। ये वहां से कंसेप्ट लिया है। एक्चुअल डिक्शनरी वर्ड पेटर फैमिलिया का क्या है, मेल हेड ऑफ रोमन हाउस होल्ड, ठीक है ना। जूरिस ये जो अपना मायने है, ये क्या कह रहा है, देखो ये बोल रहा है जो लॉ बनता है ना सोसाइटी में, वो वाली सोसाइटी जिसमें पुरुष प्रधान समाज है, ठीक है ना। तो वहां पर जो समाज है उसमें जो लॉ बन रहा है वो रिलेशन प्लस स्टेटस से मिलकर बन रहा है। यानी किसी भी बंदे के उस पेटर फैमिलिया से क्या रिलेशन है, उस पेटर फैमिलिया के साथ क्या रिलेशन है, क्या स्टेटस है, ठीक है। समझे जरा इसको, आओ जरा समझते हैं। चलो एक एक फैमिली बनाते हैं, पेटर फैमिलिया वाली फैमिली बनाते हैं, बनाओ साथ साथ में। ये देखो, ये मैंने लिख दिया FF फोर फादर, ठीक है, बनाओ जरा। ये लो जी। अब अगेन देखो, हम इंडियन लॉ की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो उस समाज में जो लॉज हैं वैसे ही चलेंगे हम, जैसे एक से ज्यादा पत्नियां होती भाई। मैं हिंदू जूरिस्प्रूडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिश्चियनिटी में भी होती थी, अच्छा इस्लाम का तो सबको पता ही है। तो भाई इसकी वाइफ नंबर 1 है, इसकी वाइफ नंबर 2 है, ठीक है जी। वाइफ नंबर 1 से इसको 2 लड़के और एक लड़की है, सन 1 सन 2। वाइफ नंबर 2 से भी सेम है, सन 1 सन 2 और डॉटर, ठीक है जी। इन सभी सन्स की भी वाइफ बना लो, दो दो, किसी की एक बनानी है तो एक बनाओ, दो बनानी है तो दो बनाओ, चार बनानी है चार बनाओ, तुम्हारी इच्छा। हस्बैंड एक ही बनाना, कभी हस्बैंड भी 2 कर दो, डॉटर है तो हस्बैंड एक बनाना। चलो वाइफ किसी की एक बना दो, जैसे मैंने सबकी एक ही बना दी है, हस्बैंड एक बना दिया, हस्बैंड एक बना दिया, हाँ 2 बनाओ कोई टेंशन नहीं। ऐसे ही इनके आगे बच्चे निकाल लो, ठीक है ना, सन डॉटर सन डॉटर सन डॉटर सन डॉटर सन डॉटर सन डॉटर, बना लो।
ठीक है। अब देखो अगेन, भाई देखो रोमन फैमिलीज की बात कर रहे हैं हम, तो सिर्फ बाल बच्चे नहीं होते, सिर्फ पत्नियां और बच्चियां नहीं होती। ये लो, इसके पास स्लेव भी है, स्लेव, SL1, गुलाम, स्लेव मतलब गुलाम, स्लेव नंबर 2। ठीक हो गया। ये देखो इसका जो बड़ा लड़का है इसके पास भी एक स्लेव है, स्लेव 3। जो इसका दूसरी पत्नी से बड़ा लड़का है इसके पास भी एक स्लेव है, स्लेव 4। ठीक हो गया। यस नो। चलो देखो अब क्या हो रहा है, बड़े ध्यान से, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ पेन का। हाँ बस इतना बता दो, ये बना लिया ना, बना लिया ना, डेवलप कर लिया ना इतना। ठीक है। अब बस ध्यान देना इधर। ये देखो हेड, हेड कौन सा है, फैमिली का हेड कौन है, फादर। FF, फॉर फादर। चलो इसको लिख रहा हूं पैटर फैमिलिया। ठीक है, रोमन एग्जैक्ट मीनिंग इसका। और जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से देखो ये सारा का सारा मिल के ये है पैटर फैमिलिया। क्यों है? क्योंकि इस परिवार के अंदर किसी भी बंदे का लो दूसरे बंदे के साथ मिलता नहीं है। यहां हर एक के लिए लो अलग अलग है। और ये कैसे डिसाइड हो रहा है? ये पैटर फैमिलिया के साथ उस बंदे के रिलेशन और स्टेटस पर डिपेंड हो रहा है। लेट्स से इसको वाइफ नंबर 2 बड़ी प्यारी लगती है, ये प्रिय पत्नी है। वाइफ्स आर एवरीवेयर, फेवरेट वाइफ इज वेरी रेयर। ठीक है। चलो इसके इसके ऊपर जो लॉ अप्लाई होगा ना वो अलग प्रकार का है ना, क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली की फेवरेट वाइफ हो भाई, तो इसको स्पेशल फेवर्स मिलेंगे। ठीक हो गया। इसी कारण से सेम स्टेटस के साथ में ये जो है वाइफ नंबर 1, इसके लिए लो अलग है। वाइफ नंबर 1 पूरा घर संभालती है, घूमी घूमी ये वाइफ नंबर 2 के साथ करता है। ठीक है ना। जैसे कि लो बना दिया कि भाई लाइसेंस, वाइफ नंबर 2 के पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, वाइफ नंबर 1 जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकती। ऐसा लो बना दिया, किसने बना दिया? पैटर फैमिली ने बना दिया। ऐसे ही आ जाओ, अब बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, ठीक है जी, अलग अलग लॉज हो गए, है ना। पोते पातियां हैं, नाते नातियां हैं, ठीक है जी, अलग अलग लॉज हो गए। चलो, और जो पूरी फैमिली पे लॉज हैं वो लॉज और स्लेव के लॉज वो तो बिल्कुल अलग होंगे, है ना। सिंपल। सबके लो, यानी इस स्लेव का पैटर फैमिलिया से क्या रिलेशन है और स्टेटस क्या है। लेट्स से ये लिखो गुलाम नंबर 1, ये फेवरेट गुलाम है पैटर फैमिलिया का, तो इसको कुछ और छूट, कुछ और फैसिलिटीज मिल गई, बाकियों को नहीं मिल रही। ठीक हो गया। ये जो सिस्टम है ना, इसको कह रहे हैं, इसको कह रहा है मायने ये पैटर फैमिलिया, और पैटर फैमिलिया से ही लो निकल कर आता है। पैटर फैमिलिया से जो लो निकलता है वो रिलेशन प्लस स्टेटस पर डिपेंड करता है। समझ गए? ये रिलेशन स्टेटस लिख लिया, लिखो, लिखो। लगभग हर सोसाइटी में, फटाफट लिखो अपनी लैंग्वेज में, लगभग हर सोसाइटी में लो पैटर फैमिलिया से निकलता है। रिलेशन प्लस। और यह लो, देखो यह लो किसी भी बंदे के पैटर फैमिलिया के साथ रिलेशन और, हिंदी वाला, और उसके स्टेटस पर निर्भर करता है। पैटर फैमिली में के साथ रिलेशन प्लस
स्टेटस पर निर्भर करता है। और यह लॉ पैटर फैमिलिया के सभी मेंबर्स को ओबे करना होता है। ठीक हो गया? ये उदाहरण दिया है कि बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पे कोई लॉ बन रहा है तो कैसे बनेगा। ठीक हो गया? सही। लेट्स से सबको पता है, ये जो वाइफ नंबर वन है इसके भी बच्चों को पता है कि भाई मम्मी नंबर टू जो है वही असली मम्मी, उसको सबसे ज्यादा इज्जत देनी है। क्योंकि अगर मम्मी नंबर वन को कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं, पापा कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है ना। अगर मम्मी नंबर टू को कुछ कह दिया तो पापा उड़े खाल तार लेगा। ठीक हो गया? क्यों? लॉज है और सब पर बाइंडिंग है, ये सब फॉलो करो करेंगे जो पेटर फैमिली ने लॉ बना दिया। यस। ठीक है ना, रिलेशन प्लस स्टेटस पर उसके साथ क्या रिलेशन है। सही। अब बड़े लेवल पर यही काम कैसे हो रहा है, देखो साथ साथ में बना लेना। ये लो, जैसे कि 5-6 पेटर फैमिलियां मिले, बनाओ पहला पॉइंट, या फिर नंबर मत डालना इसमें, ठीक है ना, पेज के बीच में लिखो 5-6 पेटर फैमिलियां मिले। ठीक है ना, यानी इन्होंने फैमिली के ग्रुप्स बना लिए ना। अब इस ग्रुप ऑफ द फैमिली को, ग्रुप्स ऑफ फैमिली को क्या कहा है मायने ने, इसको बोला है जेंस, GENS, जेंस। बहुत सारी अगर फैमिलियां मिल जाएं, पेटर फैमिलियां मिल जाएं तो वो जेंस का निर्माण करती हैं। बहुत सारी जेंस मिलकर ट्राइब बनाती हैं, जनजाति। ठीक हो गया? ठीक है ना। ये लो, ग्रुप्स ऑफ जेंस लिख दिया मैंने। ठीक है ना। बहुत सारी ट्राइब मिलकर क्या बनाती हैं, कम्युनिटी बनाती हैं, समाज। ठीक हो गया? जिसको मायने ने कहा है कॉमनवेल्थ। मायने ने कम्युनिटी को कॉमनवेल्थ कहा है। ठीक है जी। चलो कम्युनिटी बना दो। अब सोचो, ये कम्युनिटी बन गई है, इसमें पेटर फैमिली कौन है? गवर्नमेंट। यस। ठीक होगा ना। यानी लॉ कौन बना रहा है, अगर जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से तो लॉ कौन बना रहा है, गवर्नमेंट बना रही है, पार्लियामेंट बना रहा है, लेजिस्लेशन बना रहा है, तो वो पेटर फैमिली है। अब उस कम्युनिटी के रिलेशन कैसे हैं, स्टेटस क्या है उस रिलेशन का, ठीक है जी, किसके साथ, लेजिस्लेशन के साथ, उस पे डिपेंड करेगा। यानी लो तो देखो बन रहे हैं, मुस्लिम्स के लिए अलग लो बन रहे हैं, सिख्स के लिए अलग लो बन रहे हैं, यहूदियों के लिए अलग है, क्रिश्चियंस के लिए अलग, हिंदूज के लिए अलग है। ठीक है जी। और जो क्या है, ये बाउंडिंग है। लेट्स से कोई सेंट्रल लॉ बन गया जो बिल्कुल क्या बोलते हैं, बिल्कुल सभी के ऊपर एप्लीकेबल है, जैसे IPC है, BNS है, TBS है, वो सबके ऊपर एप्लीकेबल है, सारे के सारे बाउंड है। ठीक है ना। चलो, इसी कारण से लॉ ऑफ स्टेटस जो है ना। अब देखो कम्युनिटी बन गई तो हम रिलेशन की बात ना करें तो ठीक रहेगा, या करें? करें। हाँ, स्टेटस की बात कर सकते हैं। जो लॉ ऑफ स्टेटस है वही लॉ ऑफ पर्सन है। लिखो, मायने कह रहा है कि जो स्टेटस है वही वही लॉ है। वही लोग हैं। हम्म। है ना। जैसे पर्टिकुलर लॉज हैं, अपने SC ST एक्ट लॉ है ना। ये क्या है, ये बेसिकली स्टेटस से ही तो जनित है, रिलेशन नहीं है गवर्नमेंट के साथ इनका, बट देयर इज अ स्टेटस।
कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको एक पर्टिकुलर स्टेटस दे दिया है, अब उसके अकॉर्डिंग लॉ बन रहे हैं, यानी जो स्टेटस है, जो लॉ स्टेटस के लिए वही लॉ बंदे के लिए। ठीक हो गया? और और क्या हो सकता है एग्जांपल? जैसे हम कम से कम एडवोकेट तो बनेंगे, एडवोकेट के लिए अलग लॉ है, एडवोकेट सर। ठीक है ना? हाँ, बट जो जनरल लॉ है, हो सकता है किसी दूसरी कम्युनिटी पे या दूसरे किसी बंदे के ऊपर जो लॉ लग रहा है वो हमारे लिए अलग है। जैसे टैक्सेशन लॉज लगा लो, टैक्सेशन के अंदर डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, टीचर टाचर सब आ जाते हैं, लेकिन एडवोकेट्स जो हैं स्पेशल लॉ है टैक्स के रिगार्डिंग। सर ये कहाँ पे मतलब दिल्ली है मेंशन्ड है किसी हाँ प्रोविजन में? हाँ सर को बात चल रही थी, बोले कि ऐसा तो नहीं है। हाँ, है ऐसा है। सर को प्रिंसिपल सर कर दो साहब। कंफर्म करके बताऊंगा। अरे नहीं, अलग है, उसी में लिखा हुआ है, मतलब टैक्सेशन एक्ट में लिखा बिल्कुल लिखा हुआ है, सेविंग क्लोज है। हुआ है। बट ये ध्यान रखना, टैक्सेशन अगर लॉज लेके आओगे तो अपने रिस्क पे लाना, क्योंकि हर छठे महीने बदल सकता हूँ। अब तो अभी भी नया आया है। ये आता रहता है, अप्रैल से change होगा। ठीक है ना? हर छठे महीने बदलेगा ये। तो ऐसा क्यों है सर? क्योंकि वो वेलफेयर काम माना जाता है इसलिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि एडवोकेट जो फीस ले रहा है, हम उसको इनकम नहीं मानते, और क्या है? वो तो मेहनताना है, ये remuneration है। जैसे मजूरी, क्या है? ठीक है ना? अब ये पता नहीं, एडवोकेट्स मिलकर देखो, अब एडवोकेट्स ने ये देश बनाया है तो उन्होंने अपने लिए रिबेट करवा ली, स्टेटस ऐसा था भाई उनका, ठीक है ना, पैटर फैमिलिया के साथ। सर उसमें कुछ पावर वावर है एडवोकेट एक्ट में? ऐसी बस नहीं नहीं, गाइडलाइंस ही है। अगर आप एडवोकेट एक्ट की बात नहीं है, एडवोकेट एक्ट के अंदर नहीं लिखा हुआ है ये, ठीक है ना? एडवोकेट एक्ट में तो सिंपल ये लिखा है कि उसका कंडक्ट कैसा होगा, कोर्ट में कैसा कंडक्ट होगा, यानी जज साहब कोर्ट में बैठे हैं तो क्या कंडक्ट होगा, जज साहब बाहर में जाए तो क्या कंडक्ट होगा, पार्टीज के साथ क्या कंडक्ट होगा, अदरवाइज जो डिपार्टमेंट्स है, जो जुडिशियल डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं उनके साथ क्या कंडक्ट होगा, वकील साहब को, बस इतना ही डूज एंड डोंट्स हो। तो टैक्स के विषय में एडवोकेट एक्ट में नहीं लिखा हुआ, इनकम टैक्स सिस्टम है वो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना? हाँ, भूषण से पूछना, वो बता देगा। वो तो मना करते हैं, कुछ नहीं है, तुम पागल हो। ऐसा है। एग्जामिशन थोड़ी है पर प्रॉपर नहीं है, हम भरते हैं एडवोकेट की। मैं भरता हूँ, आईटीआर में भरता हूँ, सर एक बार लेकिन करवाओ ना। मैं बाउंड नहीं हूँ। एक बार इसको दे रहे तो मैं भी चेक बाउंड करवा तो दूं सर। नहीं बहुत है। बड़ा एक्ट है, मैं वैसे ढूंढ के रखूंगा, ठीक है ना? बहुत बहुत मोटा एक्ट है, इतना मोटा एक्ट सबसे है, बड़ा विषय होता है। ये इसे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना? ये ढूंढ लेना। देखो, मैं तुम्हारे सामने एग्जांपल रख रहा हूँ, मैं आईटीआर भरता हूँ, बट मैं बाउंड नहीं हूँ भरने के लिए। बाउंड नहीं है लेकिन भर रहे हैं तो रूल्स तो वही है। फिर वही बात है, आईटीआर भरनी होती है, ऑप्शन नहीं होती। मतलब नहीं भरेंगे तो कुछ होगा नहीं। नहीं भरोगे तो जिस दिन ईडी का छापा घर पे मिलेगा और आईटीआर में मेंशन नहीं कर रखी, वो सारा का सारा पैसा ब्लैक हो जाएगा। हाँ, वो तो है। एक एडवोकेट आईटीआर भरे चाहे ना भरे, ईडी का उसके घर पे छापा होगा तो देर इज नथिंग कॉल्ड ब्लैक। ये कह रहा हूँ। ऐसा है, सही है फिर तो। फायदा है। आज तक एक एडवोकेट के घर पे छापा पड़ा हो तो बता दो, ईडी को पता है इसके घर में चले गए तो ये सबको जस्टिफाई कर देगा। सर ये तो कपिल सिब्बल के घर पे चले गए, ठीक है जी, 100 करोड़ कैश मिला, असली बात है ये। नहीं नहीं कह रहा हूँ मैं, वैसे कह रहा हूँ, ठीक है जी, क्या ब्लैक है क्या? फीस है। फीस है भाई, 5 केस पकड़े हुए, मेरी फीस है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, जिन्होंने फीस दी उनसे बात कर, मेरे घर क्या है? पर ऐसा थोड़ी होता होगा कि जिन्होंने दे दिए उनसे परमिशन मांगने जाएगी। होता है। हाँ हो जाएगा, और वो कहेंगे कि हमने तो अब दिए एक हो नहीं। जाएगा, केस ऐसा आ रखा है। हो जाएगा, और वो कहेंगे हमने नहीं दिए हो तो। जाएगा। अगेन दिल्ली की प्रैक्टिस आपको बताता हूँ, अब क्या है, दहेज बता दिया, इतना दहेज दिया अब जी, इतना दहेज लिया, कितना 100 करोड़ दहेज लिया, ईडी के कान खड़े हो जाएंगे, जस्टिफाई कर बेटे कैसे आया तेरे पास ये 100 करोड़ रुपया। न्यूज नहीं वायरल हो रही है जो 2 मिनट में जो एडवोकेट्स दुल्हन होते हैं ना, ये आपस में कुछ जुगाड़ बिड़ा के जब ईडी को पहुंचा देते हैं वहां पे, ठीक है जी। चोरी होएगी 1 करोड़ की, चोरी लिखवाओगे 10 लाख की, क्यों? वो 90 करोड़ तो ब्लैक के थे, लिखवा दिए तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे।
ठीक है ना, पहले तो जस्टिफाई करना पड़ेगा। 1 करोड़ का सोना घर पे क्या कर रहा था भाई, क्या करता था, चाट के सोता था रोज, उसको क्या करता था। ठीक हो गया। मैं आईटीआर भरता हूँ, बट मेरे आईटीआर भरने का पर्पस क्या है कि मैं जो सीनियर जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसमें आईटीआर भरने वालों को इंटरव्यू में यानी सिलेक्शन प्रोसेस में रिबेट दी जाती है, रिबेट दी गई है, तो मेरे सर को रिबेट मिल जाए। सर जैसे मान लो 100 करोड़ किसी एडवोकेट के पास है और वो उसका जितना भी टैक्स है वो भर दे, हाँ। ब्लैक है उसके पास से हम्म, कैश है जो भी उसको भर दे टैक्स, हम्म, फिर तो ये बाकी 70 है वो ऑटोमेटिकली वाइट हो जाएगा उसका। हाँ। 100 करोड़ है तो 18 लाख, 100 करोड़ है तो 18 करोड़ बनने पड़े। बाकी जैसे कौन बनेगा करोड़पति बनता था ना। ईडी की रेड का क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ, तो क्या है कि जब 1 करोड़ ही मिलते होते थे, तो उसको स्पेसिफिक 1 करोड़ नहीं मिलते थे, उसको मिलते थे परसेंट काट के, टैक्स है ना, वो आईटीआर वाईटीआर काट लेते थे उसके अंदर, और शो का खर्चा वगैरह भी, अमिताभ बच्चन को फीस भी देनी है, ये करने की 7 करोड़, हाय हाय, वो उसकी फीस भी ले लेगा, उसी में से काट देंगे। समझ रहे हो। ऐसे ही हमारे देश में डॉक्टर्स के लिए कुछ कानून अलग है, ठीक है ना। डॉक्टर के हाथों से किसी मनुष्य का वध हो जाए तो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। जनरल एक्सेप्शंस भी हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, बहुत सारी ठीक हो चीजें गया, हैं। सिंपल। अच्छा, कुछ लॉज आईएएस आईपीएस के लिए अलग हैं, कुछ लॉज एमपीज एमएलएज के लिए अलग हैं, कुछ लॉज जो ये अपना ये एम्बेसडर्स होते हैं, राजदूत होते हैं देशों के अलग अलग, इनके लिए अलग है। कुछ कुछ लॉज, सब कुछ नहीं। ठीक हो गया, सही। ये कैसे हो पा रहा है, ये क्यों, क्योंकि पैटर फैमिलिया से निकला, जो डॉक्टर कम्युनिटी है उसका स्टेटस पैटर फैमिलिया के साथ उसका रिलेशन अलग लेवल का है। ठीक हो गया, सिंपल। अच्छा, कितने बाबे हैं, ठीक है ना, अगेन बाबा जो फ्रॉड वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अदरवाइज जो चाहे राम रहीम हो, अदरवाइज चाहे वो आसाराम हो या फिर मुरारी हो, बापू जितने भी ये बनते हैं, ये कोई धर्म गुरु नहीं है, ये सिर्फ कथावाचक, ये कहानियां बोलने वाले कथावाचक बोलते हैं इनको, ठीक है ना। राम रहीम के ऊपर केस चला, ये तो इसने सिरसा के बराबर का शहर बसाया हुआ है ना, पूरा शहर बसाया हुआ है, सिरसा अलग है और ये पता नहीं सच्चा सौदा सिटी है क्या है, ठीक है ये। डेरा हाँ, डेरा, पूरा शहर बसाया हुआ है। हाँ, ब्रांड नाम वो तो ब्रांड मूवी है इसकी। नील तेल यहाँ शूटिंग सारी उसी में हुई है, उसके शहर में, उसका अपना पर्सनल शहर है वो। मूवी बनाई थी। क्या लगता है ईडी को नहीं पता, सब पता है। लेकिन इसके पास कभी छापे नहीं लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे, क्योंकि सब कुछ दान में लिया है इसने। कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसा है ऐसा तो। दान में लिया हुआ कुछ भी ब्लैक व्हाइट, कुछ ना वो व्हाइट ना वो ब्लैक, आर्टिकल कुछ नहीं है, 26, वो बिल्कुल एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आर्टिकल 26 में है हाँ, ठीक हो गया, सिंपल है, बस स्टेटस है। ठीक हो गया, पेटर फैमिलिया के साथ रिलेशन है। ठीक हो गया, अगेन समझ में आया ना, पेटर फैमिलिया क्या है, ये अलग अलग लोगों पे अलग अलग काम करता है ये, यानी अलग अलग बंदों के ऊपर अलग अलग प्रकार से लोग की एप्लीकेबिलिटी डिसाइड कर देगा ये। अच्छा, और कर लो ये लो, अगर टैक्स की बात कर रहे हैं तो फार्मर्स है भाई, हाँ एग्रीकल्चर जमीन खरीदने से लेकर आईटीआर भरने तक सब जगह रिबेट है। पूरी एग्रीकल्चर की इतना तो टैक्स पड़ा किसने दे दिया agriculture क्या, है, इनकम में टैक्स लगता लगता। है, क्या लेकिन टैक्स लगता है। टैक्स लगता है, कट पिट के मिलते हैं पैसे जो मिलते हैं। टैक्स लगता है लेकिन बहुत कम। मैं आईटीआर की बात करता हूँ, सर अब एग्रीकल्चर किसान भी आईटीआर में भरता है, हाँ वो एक बट इनका जो वो है एक बेसिकली, अमाउंट पे जाके है सर ये। नहीं, जिससे टोटली एग्रीकल्चर होती है उसका नहीं लगता, लेकिन एग्रीकल्चर के साथ कोई और इनकम होती है तो फिर लगता जैसे है। बिजनेस हाँ, रिलेटेड है तो फिर लगता हाँ है। ये ठीक है ये बात। अगर अगर आप व्यावसायिक फसल बो रहे हो ज्यादा ही और किया हो तब लगेगा। तो होगा। मैंने लाइसेंस ले रखा है, मैं एक फसल बोता हूँ जिसका नाम है ये, क्या लगता है टैक्स नहीं लगेगा, ये तो
लगेगी। तो अलग concept हो गया ना। मैं फसल बोता हूँ, उसका नाम है अंजीर, फिग्स। चंदन फसल है। हाँ, ये सब बिजनेस चंदन के की लिए है। तस्करी। तस्करी नहीं, फसल। मैं खेत में बो रहा हूँ। बाकी अमीर वो होते हैं चंदन की तस्करी वाले। तो वो तो है, फिर ऐसे ही खत्म हो जाता है, वो फिल्म में बचते हैं, बाकी लाइफ नहीं होती इनकी बेचारों की। डिशक्यों डिशक्यों हो जाता है इनके साथ। ये रहा है सर, हमारी कौन साइड दोनों ऐसे कैसे दोनों भाई। कौन बच गए ना, कहीं फंसे नहीं वो। डेली उनको पुलिस ले जाती है तो डेली आ जाते हैं। ऐसे ही एक दिन लेके जाएगी पुलिस, फिर वापस नहीं आएंगे। ज्यादा काट गिरेगी। ठीक है ना, किसी खेत खूत में पड़े होंगे। बहुत बड़ा घर बना रखा है ना उन्होंने। कोई बात नहीं, सब ऐसे ही रह जाएगा। अति क्या वो मतलब देखो वो पड़ गया। सिसाना देख वाले। ये पड़ गया, ये अफीम तस्कर है ना, वो चंदन तस्कर है, बिश्कियां हुई तो गोली मार दी। यूपी में तो सारे निपटा दिए। ठीक है ना, ये सिर्फ इतना है, किसी दिन कोई ईमानदार आदमी आके बैठ गया, ठीक है ना, जो बोलेगा कि मिट्टी मिला दे, खत्म, खत्म है। ठीक है, ऊपर से वो भगवान का अवतार लेने की जरूरत नहीं है, ले धरती पर कयामत कयामत लाने की जरूरत नहीं, एक आदमी चाहिए, उसको सिर्फ अच्छी विल के साथ लो बनाना है, बस खत्म। ठीक हो गया। अच्छा, एक घर पे जाके देश की खोज करना, जिसको उस देश को संभाली माफिया रहे। इटली, नशा माफिया बेसिकली वो ना। मेक्सिको ही है सर, ये रीजन सारा मैक्सिको, है। यस। मेक्सिको हो गया और ये एल एल ठीक है जी। सल्वाडोर नीचे की जितनी भी ये जितने भी क्या बोलते हैं इनको, ये जो नशे का जो काम करते हैं, क्या गैंगस्टर, क्या क्या कहते हैं, ड्रग माफिया। ड्रग माफिया। ड्रग माफिया से पहले कोका कोला संभाल रही है। कोक कोका कोला ना, कोका कोला नहीं, कोक। है ना, कोक नाम है ना कंपनी का, है ना। कोका कोला ही है, कोका वो कोला। कोका कोला है या कोका कोला अपनी है। नहीं ये कोका लो, कोला और कोक दोनों अलग हैं। कोक है ही क्या, है कोक एक वो तो मुर्गा ब्लू छाप वाली। कोला कलर की कोला तो इंडियन है। नहीं नहीं, जो कोका कोला है ये तो ये कोका अलग कोला ही है और है। कोक अलग है। कोक कोक अलग है। अमेरिकन, अरब अमेरिकन भी है, तो पूरे वर्ल्ड की है ये, पता अरे नहीं यार, कितने। रखी तो ये थी वो ब्लू कलर की बोतल है उसकी कोक की तो कोका वो कोला बड़ी की आती है रेड काली है। काली, कोक कोक वो। कैंपा, नहीं कोक, नहीं अलग वो है। विदेशी है, अमेरिकन नहीं ब्रांड। फिर ठीक है जी। वो ऐसे ही तो होगी, छोटे छोटे लोकल होगी। पूरे, अब कोक इंडस्ट्री ने उस देश की सरकार के ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है जी। एक समय ऐसा आया मेक्सिको के अंदर, पानी पीने वाला पानी महंगा हो गया, कोक की बोतल होगी सस्ती। 100 रुपए के पानी की बोतल 1 लीटर की, ठीक है जी, 10 रुपए की। तो लोगों ने पानी छोड़ दिया और उसको पीना शुरू कर दिया। ठीक है ना, एक समय के बाद 2-3 जनरेशन बिल्कुल बीमार निकली मेक्सिको की। ठीक है जी, अब वो कोक के बाद ड्रग्स में फंस गए बेचारे, अब वो पूरा देश ड्रग्स माफिया के हाथ में। पता नहीं कितने देशों की जीडीपी के बराबर जो है, इतने तो ड्रग्स वहां अपने कोठारों में रखते हैं वो। ठीक हो गया, चलो आगे आ जाओ, आगे बढ़ते। डन हो गया कहने का मतलब। चलो देखो, क्या कह रहा है मायने, कि प्राचीन काल में, लिखो, ओल्ड टाइम्स, इंडिविजुअल की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, या फिर कोई आइडेंटिटी नहीं थी किसी अकेले आदमी की। ठीक है जी, सही। फिर उसके बाद जो है, सब कुछ रिलेशन और स्टेटस पर डिपेंड हो गया। हमारे देश में अभी भी चलता है। पता नहीं कल की न्यूज है ये, एक वो स्कॉर्पियो वाले ने पता नहीं अपनी गर्लफ्रेंड को बिठाए हुए था, पता नहीं बहन को बहन बिठाया को हुआ था, और पहले तो एक लड़के को उड़ाया उसने, इतनी ज्यादा स्पीड थी, वो तो ऑन द स्पॉट खत्म हुआ। क्या मेल मिली है फिर क्या उसको, 10 बना। के बोर्ड का पेपर, हाँ तो आज सुबह पड़ी है। बट 23 साल का बता रहे हो तो। नहीं 17 साल का है। सुबह पड़ी है सर, मैंने उसके 10th के बोर्ड की मेल मिली है, जो मैंने बेल मिली है उसको। और और चिल है। वो पट्टा रुका नहीं, और वो उसने फिर क्या करा, पहले तो उस लड़के को मारा, फिर आगे एक ड्राइवर था, कैब ड्राइवर, वो गाड़ी के अंदर बैठ के खाना खा रहा था,
टिफिन के समेत ही जो है उसमें बस के अंदर घुसा दिया। उसको मरा नहीं। ठीक है, हाँ वो मरा नहीं, वो लड़का तो वहीं खत्म हो गया। ठीक है जी। उसकी मम्मी हाँ अब क्या है, बेल भी मिल गई है, वो पढ़ाई पूरी कर, जुवेनाइल है सर। अब वो बन जाएगा। तो ये क्या है, ये रिलेशन और स्टेटस ही तो है। अगर वो कॉमन आदमी होता सर वैसे भी जुवेनाइल है सर, इसमें कॉमन और बहुत ना, 19 साल की एज थी एफआईआर के बाद, अब वो 17 साल का हो गया है। 19 साल की एज ऐसे आ तो चुकी है उसकी। बच्चा 17 साल का कैसे हो सकता नहीं है? नहीं, सच में माइनर है वो। माइनर है वो। इतना आउटरेज है क्योंकि केस पे ऐसे तो। नहीं फिर ये तो ज्यादा हो रहा है ना। देखो अगेन, जब एज पे ही डिस्प्यूट हो जाएगा तो टूथ टेस्ट होगा। ठीक है ना, वो एज वहां से पता वगैरह चलेगी। तो निकाल लेते हैं सर वैसे हाँ, भी। अगर उसके ऊपर डिस्प्यूट उठा दिया तो टूथ टेस्ट ही करवाना, यानी हड्डी से ही आपकी एज का पता लगा जाए, वो वैसे एग्जैक्ट अगर एज वो पता 17 होगा। का भी है तो अडल्ट की तरह भी ट्रीट करा जा सकता है, ठीक है ऐसा ना, कुछ और नहीं सेट ये नहीं लॉज है। देखो ठीक करने पड़ेंगे, फिर ऐसे बच्चों को गाड़ियां क्यों दे रहे हो भाई। वो भी स्कॉर्पियो। सर आपने तो वाइकर्स पढ़ा है लाइबिलिटी ना, जैसे लगानी पड़ेगी कोर्स ना। कंडक्ट वाले सब कुछ मिला मिलूके उसका क्या होता है, ट्रायल होता है जिसमें उसको अडल्ट भी ट्रीट किया जा सकता है अगर वो हाँ वो तो है। 17 अब देखो 18 की ये नहीं है अब अबव अब एज का अब तो। ये देखो ये करने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका में तो ये शुरू हो चुका है। अमेरिका के अंदर तो रिसेंटली का केस आया है, एक पता नहीं कितने 13 साल की लड़की ने क्या किया है, और गन निकाली अपने घर से, ठीक है जी, और अपनी माँ को ठोका पहले। फिर उसका बाप जो गार्डन के अंदर बैठा हो तो उस अपने बाप को ठोका, ठीक है जी, छोटे भाई बहन भाग गए उसको देख के, ठीक है जी। अब वो भी भागने की तैयारी में थी, उसी समय पुलिस ने पकड़ लिया, बहुत प्यारी सी बच्ची वो। ठीक है ना, और उसको पता है सीसीटीवी है, तो वो ऐसे गन को ऐसे छुपा के बैठी, उसकी मम्मी जो है बाथ टब में नहा रही थी, ठीक है जी, वहीं पे ले जाके 5 गोलियां बिठा दी उसको। कोर्ट ने मना कर दिया कि हम इसको जुर्माना नहीं मानेंगे। अमेरिकन कोर्ट बहुत स्ट्रिक्टनेस की तरफ जा रही है, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन को संभालेंगे कैसे, ये तो यहीं पे ही आग लगी पड़ी है। उनकी जुडिशरी थोड़ी स्ट्रांग भी है ठीक है यहाँ ना, पे। क्योंकि करने वाले क्या है, ये ही नहीं वीआईपीओ के ही बच्चे हैं जो इस तरीके के लॉज को तोड़ रहे हैं। अब स्टेटस ऐसा है, वो अपने हिसाब से मोल्ड करते रहे। ठीक हो गया। फिर क्या हुआ, प्राचीन काल में इंडिविजुअल की कोई आइडेंटिटी नहीं थी, वो धीरे धीरे क्या हुआ, सब कुछ रिलेशन और स्टेटस पर डिपेंड हो गया, लिख लिया। ठीक है जी। फिर धीरे धीरे आगे लिखो, फिर धीरे धीरे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आएगी ये, लिखो। फिर धीरे धीरे एक मूवमेंट आया, और लोग स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आने लगे। अब लोग स्टेटस से परेशान हो गए। ठीक है ना, सब कुछ स्टेटस से ही डिसाइड हो रहा है। कोई आदमी बिल्कुल फ्री, बिल्कुल रैंडम रोम करना चाह रहा है। स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। यस, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आए। और इसी स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आने को मायने ने कहा है, लिखो, मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। ठीक है ना, क्योंकि अगेन देखो सोसाइटी में प्रीवेलिंग तो नहीं है ये सिस्टम। अब मेरा तो देखो कोई रिलेशन नहीं है पार्लियामेंट के साथ, मेरा स्टेटस भी ऐसा नहीं है कि मेरे फेवर में लॉ बनाए पार्लियामेंट। बट बताओ, मैं एक कॉमन आदमी हूँ, मेरे फेवर में लॉ बनना चाहिए? बताओ सोचो, आप भी कॉमन पीपल हो ना, है ना, आम आदमी हो, है ना, बताओ, मैंगो पीपल्स, बताओ, क्या तुम्हारे लिए कोई लॉ बनना चाहिए? सोचो, यस नो। लोगों के लिए। कॉमन, जो स्टेटस वाले नहीं है, वो स्टेटस से नहीं आए, हाँ सर बिल्कुल बनना चाहिए। बनना चाहिए। ठीक है ना, तो ये रिलेशन और स्टेटस की जो थ्योरी है, इसको छोड़कर लोग, एक मूवमेंट आया, एक क्रांति आई चुपचाप, ठीक है ना, जो चुपचाप क्रांति आती है ना उसको मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, रिवॉल्यूशन जो चुपचाप आती है उसको मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो एक मूवमेंट आया, लोगों ने क्या कहा, देखो जी स्टेटस पे डिपेंडेंट लॉ नहीं बनना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंडेंट लॉ बनना चाहिए। देखो मेरा स्टेटस ऐसा नहीं है कि मैं इफेक्ट कर पाऊं या फिर सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींच पाऊं, लेकिन हाँ, मैं सुबेरे उठता हूँ और पता नहीं कितने कॉन्ट्रैक्ट सरकार के साथ करता हूँ, लेजिस्लेशन के साथ करता हूँ। ठीक है, सोचो, एक कॉमन आदमी, मैंगो पीपल्स लाइक यू लाइक मी, ठीक है जी, वो सुबेरे सुबेरे उठा, अब क्या है, सर्दियाँ ज्यादा है, अब उसको पानी गर्म करना है, वो फटाफट से पानी जो है ठुट्टी के नीचे अपनी वो बर्तन लगाएगा, ठुट्टी खोलेगा, पानी आएगा। ठुट्टी में पानी कहाँ से आया? गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट, वाटर सप्लाई गवर्नमेंट की, ठीक है जी। अब उसने क्या करा, गैस के ऊपर पतीला रखा, गैस चलाई, गैस गैस सप्लाई कहाँ से आ रही है? गवर्नमेंट। ठीक है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट ही चल रहा है, फ्री में नहीं दे रही है गवर्नमेंट, पैसे पैसे ले रही है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजेक्शन चल रही है। सिलेंडर का ठीक है जी। पानी का बिल। अगेन,
अब सिलेंडर यूज हो गया, ठीक है जी, अब अंधेरा हो गया, धुंध थी, आपने लाइट ऑन कर ली, इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट ठीक हो गया जी। सही। अब हुआ क्या, सुबह सुबह आप ब्रश करने की आदत है, आपने पेस्ट लगाया, बुरुश आई, ये सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से है ना। और सीधी सिंपल सी बात, बहुत सारे सिटीजन ऐसे हैं, दे डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर स्पेशल स्टेटस इन देम, उनके पास कोई स्पेशल स्टेटस थोड़ी ना, बट फिर भी क्या है उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब लो स्टेटस से इन्फ्लुएंस नहीं है, अब लो कॉन्ट्रैक्ट से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक हो गया। ठीक हो गया, डन हो गया, लिखो। लॉ ऑफ स्टेटस लिखा, उसके बाद आपने क्या लिखा है, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। ये टर्म समझ में आ गई। अपने हिसाब से अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है, ठीक है ना। जूरिस्प्रूडेंस में डिक्टेशन का बहुत कम समान है, ठीक हो गया। चलो जी, लेकिन देखो मायने क्या कह रहा है, मायने कह रहा है कि देखो आज तो लोग स्टेटस छोड़ के कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं, अभी तक तो जा रहे हैं, अनटिल नाउ, ठीक है ना, लिखो इसे अनटिल नाउ को। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब लोग वापस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर स्टेटस की तरफ जाएंगे। ये मायने क्या है? हम्म, दोबारा वो करना पड़ेगा। लिखो, अभी तक अनटिल नाउ पीपल्स आर मूविंग टुवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटस, बट देयर विल बी ए टाइम, लिखो आगे कंटिन्यू करो, बट एक समय आएगा, बट देयर विल बी ए टाइम द पीपल शैल रिट्रीट, यानी वापस कॉन्ट्रैक्ट से स्टेटस की तरफ लोग आएंगे, ठीक हो गया। देखो वो जो 17 साल का एक कॉमन लड़का मरा, ये वो मरने वाला कौन है, मरने वाला 23 साल का है शायद, 22-23 साल का वो तो बात बच्चा, ही लड़का ही था, कॉलेज जा रहा हो, वो एक बिल्कुल कॉमन आदमी था, ठीक है ना। बट क्या उसके लिए लॉ बन रहा है, देखो ऐसे कितने केस आ चुके हैं, कुछ हो रहा है उसमें। लेकिन लगातार जिनके पास गाड़ियां हैं, जो ये जितना फायदा उठा सकते हैं लोगों का, वो लोगों को पैसे मारते हैं, पुलिस वाले के ऊपर पैसे मारते हैं, जुडिशरी के ऊपर पैसे मारते हैं, लोगों के ऊपर, ठीक है जी, अपने मन मर्जी की रिपोर्ट वगैरह तैयार करवा लेते हैं। एक जज बैठा बैठा करेगा क्या, लेट से जब रिपोर्ट आई है पुलिस की, उसमें साफ साफ वो दिखा रखा है कि वो तो बच्चा है, तो जज साहब को क्या किसी ने काटा है क्या, जज साहब उसको सपना आएगा, जज साहब को, जज साहब जो रिपोर्ट पे होगा उसी के हिसाब से फैसला कर देंगे। वो बिजनेस टाइप में तंबाकू वाले का वो यस, भी अभी लैम्बोर्गिनी है जुड़ा है उसमें काम करने। है ना, ऐसे ही है, इसे राजा ने लगातार लगातार हो रहा है ये। लेकिन लगातार क्या है, अब कॉमन, अब लोगों को क्या समझ में आ रहा है भाई, कॉमन आदमी की कोई हैसियत नहीं है, तो अपने को अगर सरकार तक बात पहुंचानी है और अपने फेवर में लो बनवाने हैं, तो भाई साहब स्टेटस, अपना स्टेटस क्रिएट करना होगा, वापस वही पेटर फैमिलिया रिलेशन स्टेटस, वापस वहीं चले जाएंगे लोग, अगर इस हिसाब से चलता रहा तो, है ना। अपनी जो इंडियन जो लॉ सिस्टम है उस पे जो सरकमस्टेंसेस चल रहे हैं उसके हिसाब से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। देखो वो कैसे बच रहा है, ये लड़का कैसे बचा, ये पेटर फैमिलिया से बचा, क्या पता है मैं कौन हूं, मैं हूं तंबाकू टाइकून का बिगड़ैल बच्चा, कहे जाओ क्या फर्क पड़ता है, मेरी सेहत पर कुछ फर्क पड़ेगा क्या, मर गए होंगे, गरीब पीपल्स हैं, 2 रुपीज पीपल्स, इंडियंस के मर गए होंगे, मेरी लैम्बोर्गिनी का क्यों आया, स्टेटस है भाई, ठीक है ना। तो क्या करेगा ये बाकी बचाओ पार्ट भी, ये भी कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के ये भी स्टेटस की तरफ चला जाएगा। पुलिस रिपोर्ट में ये कर दिया कि ड्राइवर था। अब ये जो अनटिल नाउ है, यस, एक तो वकील साहब ने कह दिया कि नहीं ये तो चला ही नहीं रहा था, ड्राइवर चला रहा किसी था। पता नहीं कौन सी कंट्री के एम्बेस वो उसने किसी ऑफिसर ने ट्वीट लिख रखा है। अब मतलब वो करेंगे लोग, पॉलिटिशियन ने करेंगे करेंगे। कहाँ कह रहा है, मैंने पढ़ा था।
आओ जी, अब ये जो अनटिल नाउ है ना, इसी को ही मायने ने क्या कहा है, एक संज्ञा दी है, क्या लिखो, हीदर टू, HITHERTO, हीदर टू, कंसेप्ट ऑफ हीदर टू। ये माइनिंग का ही कंसेप्ट है। ये मायने ही कह रहा है कि एक समय ऐसा आएगा, देखो अभी तक का मतलब है हीदर टू, अभी तक तो सोसाइटी स्टेटस को छोड़कर कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आ रही है, लेकिन ऐसा समय आएगा, ऐसा संभव है कि लोग दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर वापस से स्टेटस की तरफ आए। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ऐसे समाज के अंदर जो कॉमन इंडिविजुअल आदमी है उसकी कोई औकात नहीं है। ठीक है ना, सही, उसकी हैरेसमेंट होगी, हैरेसमेंट होते ही बस वो पॉइंट, एक दिन वो पॉइंट आएगा जिस दिन उसका विश्वास उठ जाएगा किसी पर्टिकुलर लो से। अब वो क्या करेगा, फिर से एक मूवमेंट चलाएगा, स्टेटस की तरफ जाएगा। सही, दोबारा से सिस्टम हो रहा है। ठीक है जी, आपको अगर अस्पताल में भी जाना पड़ गया प्राइवेट के अंदर, पैसे पैसे से बात नहीं बनेगी अब, फिर भी सिफारिश ढूंढोगे जी, हम फलाने उससे आए हैं जी, आप एक बार देख लो। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का हाल है ये। अभी यही है। ठीक है ना, अब ये दोबारा से शुरू हो गया तो होगा क्या, एक दिन विश्वास उठ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट की कोई बात ही नहीं करेंगे, स्टेटस की बात करेंगे। ठीक हो गया, सिंपल। चलो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, प्रोग्रेसिव सोसाइटी में लिखो, पेज के बीच में प्रोग्रेसिव सोसाइटी में स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट लिख लो, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ। मायने क्या कह रहा है कि प्रोग्रेसिव जो सोसाइटी है उसमें कैसे आता है लॉ, अगेन चार भागों में बांट दिया है, डिवाइन, डिवाइन लॉ, फिर से वही बात, फिर उसके बाद कस्टमरी लॉ, फिर उसके बाद प्रीस्टली, प्रीस्टली लॉ, फिर उसके बाद लास्ट में क्या था, याद आ रहा किसी को, चौथा नंबर। नेचुरल पॉजिटिव। पॉजिटिव। चार स्टेज हैं ये अलग अलग टाइप ऑफ लॉ नहीं बता रहा। सबसे पहले डिवाइन लॉ आएगा, उसके बाद उस डिवाइन लॉ के ऊपर कस्टम्स बनेंगे। ठीक है ना, फिर कस्टम्स तो बन जाएंगे, फिर वो जैसे पंडे वगैरह आ जाएंगे, प्रीस्ट पुजारी आ जाएंगे, वो अपने हिसाब से लॉ बनाएंगे, फिर लास्ट में भूल गए कोडिफिकेशन, याद आया? इंग्लिश लॉ भी डिवाइन ही है पहले, हमारे यहाँ पे अंग्रेज लेके आए थे ना लोग, वो नहीं लगा जो इंग्लिश लॉ है वो डिवाइन है, पता है सांस। क्यों, कैसे कह पा रहा हूँ, इसका सबूत है, वो बाइबल। ना, न्याय की देवी है एक, जो हाथ में तराजू लेके, एक हाथ में तराजू और एक हाथ में तलवार लेके खड़ी है, तलवार नंगी है, वो मयान से बाहर है, तराजू है तलवार है, पहले तो पट्टी बंधी हुई थी। खोल दी। ठीक है ना, अपने जस्टिस साहब ने खुलवा दी पट्टी बेचारी की, वो लाइब्रेरी में है, वो बड़ी बड़ी मूर्ति है ना, है। क्या नाम है उस देवी का, देवी है वो, असल में देवी हो, क्या नाम है उस देवी का, लिखो, ले- थाइम्स, THEMES, थेमस या फिर थाइम्स, थेमस लिखो, क्या है ये? THEMES, न्याय की देवी, जो मूर्ति है ना, हाँ उसका नाम, उस देवी का नाम है थेमस। THEMES। हाँ जी, ठीक हो गया, सबसे पहले लो, यानी इवन पाश्चात्य संस्कृति में भी सबसे पहले लो डिवाइन ही आया था, फिर उनके कस्टम्स बने। ठीक है, ठीक है ना, फिर ये पॉप्स वगैरह आ गए, फादर्स वगैरह आ गए, ये मैनिपुलेट करने लगे, इस मैनिपुलेशन से बचने के लिए अंग्रेजों ने या फिर यूरोपियंस ने क्या किया, कोडिफिकेशन शुरू कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि ये प्रीस्ट क्या कर रहे थे, जो चर्चिस के अंदर बैठे हुए थे अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे थे, क्योंकि जब तक प्रीस्ट आए थे तब तक लो लिखा नहीं गया था, वो सिर्फ मेमोरी से याद कर रहे थे। ठीक हो गया, सिर्फ इन्हीं को, प्रीस्ट को ही याद होता था, लोग तो अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते थे, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, अच्छा ऐसा है, चलो भाई ठीक है।
बट यार एक केस के अंदर ये बोल रहा है कि सेम चीज के लिए पुजारी जिम्मेदार है, लेकिन सेम चीज के लिए पुजारी जिम्मेदार नहीं है। ये दूसरी बात, दूसरे केस के अंदर ये बात बोल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे, खुद ही लिखेंगे। इसकी बात पे विश्वास नहीं करते हम। यही 4 स्टेजेस है: डिवाइन, कस्टम्स, प्रीस्टली, कोडिफिकेशन। ठीक है ना? ये तो दूसरी तीसरी बार आ रहा है शायद। है ना? ये सोसाइटीज की बात कर रहे हैं। अदरवाइज जनरल डेवलपमेंट ऑफ लॉ क्या है? देखो, बता देना जब 1.5 घंटा हो जाए, बता देना। अगर हालत में रहोगे तो आगे पढ़ा दूंगा। कल मैं क्लास कंप्लीट कर रहा हूँ जो उसकी स्कूल्स की, कल स्कूल्स खत्म कर देंगे। ठीक हो गया? देखो शुरुआत में तो लीगल फिंक्शन आएगी। अभी इसी का चल रहा है ना। हाँ, इसी का ही चल रहा है। मायने बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के अंदर ही है। कितना बोलता है कौन? माइंड हाँ कोई बात नहीं। क्या है लीगल फिंक्शन, FINCTION, फिंक्शन। ठीक है? दूसरा इक्विटी बेस्ड लो होता है। तीसरा स्वयं लेजिस्लेशन ही आ गया। तीन है ना। यस। देखो, लो को, यदि लो से काम निकलवाना है, लो को अप्लाई करना है, एनफोर्स कराना है, इंटरेस्ट को बैलेंस करना है, तो क्या? देखो, नंबर 1 अपने को लीगल फिंक्शंस क्रिएट करनी पड़ेंगी। अगर संपूर्ण है, कंप्लीट एंड ऑफ जस्टिस करना है तो। ठीक है ना? लीगल फिंक्शन का एक उदाहरण बड़ा ही सिंपल है। एक आदमी ने फ्रॉड कर दिया, ठीक है ना? सिंपल। चलो, उस आदमी का नाम है ए। ठीक है? किसके साथ फ्रॉड कर लिया? बी के साथ फ्रॉड कर लिया। अब बी केस डालेगा, बी वर्सेस ए। चलो, बिल्कुल सही बात है। अब मैं मैनिपुलेट कर रहा हूं थोड़ा सा फैक्ट को। ये ए जो है ना, ये, इस ए का नाम है ABC प्राइवेट कंपनी लिमिटेड। इसने फ्रॉड कर दिया। केस किसके अगेंस्ट में आएगा? फ्रॉड का केस। और बी क्या है? पहले केस के अंदर, पहले सरकमस्टांस के अंदर, ए भी एक आदमी है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। ए ने बी को ठग लिया, फ्रॉड कर दिया बी के साथ। बी ने सिंपल सिविल सूट डाल दिया बी वर्सेस ए के नाम से। ठीक है? डन है। पहले केस के अंदर इसका नाम है मिस्टर ए, ये हार्ड मास का मनुष्य है। मिस्टर बी भी हार्ड मास का मनुष्य है। दूसरे सरकमस्टांस के अंदर क्या हुआ है, ये जो ए है, ये एक कंपनी है, इसका नाम ये लिखा हुआ। ठीक है? अगेन इस कंपनी ने फ्रॉड कर दिया बी के अगेंस्ट में। चलो जी, बी वर्सेस, प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इसको सजा हो जाएगी कंपनी को। इसके रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ होगा। दूसरा डायरेक्टर होगा यहां पर क्या करो, यहां पर अपने को लीगल फिक्शन को अप्लाई करना पड़ेगा। फिक्शन, विचार, सोच। ठीक है ना? चित्रण। अब अगेन, अगर आप क्रिमिनल केस चला रहे हो, FIR कटवा रहे हो, तो अगेन पर्सन की डेफिनेशन के अंदर आर्टिफिशियल पर्सन भी लिखा हुआ है ना? पर्सन, या फिर लीगल पर्सन भी लिखा हुआ है ना? सबको पता है कंपनी कोई हार्ड मास का शरीर नहीं है, हार्ड मास का आदमी नहीं है कंपनी। कंपनी है ना? लेकिन ये क्या है? ये एक लीगल पर्सन है, ये एक जुरिस्टिक पर्सन है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जिम्मेदारी तो इसकी भी बनानी पड़ेगी, है ना? तो लो फिंक्शनेट कर लेगा, फिंक्शन बना लेगा। क्या भाई, इसको भी हम जो है पर्सन की डेफिनेशन में डाल देते हैं। ठीक है ना? इसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। हाँ, इस पे कार्रवाई करने का तरीका अलग होगा। ठीक है ना? अगर ज्यादा ही फ्रॉड कंपनी है तो भाई लिफ्टिंग ऑफ वेल कर देंगे और कंपनी कर देंगे बंद, पर्दा उठा देंगे। है ना? लिफ्टिंग ऑफ वेल, पर्दा, ताकि पता चलेगा अंदर कौन कौन है, क्या क्या है।
ये जब लाइबिलिटी हो जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, कंपनी पे, तो उसका पर्दा उठा देते हैं, बंडा फोड़ कर देते हैं उसका, ठीक है ना, फिर लिक्विडेटर अपॉइंट कर देते हैं, फिर वो कंपनी को डिसमेंटल कर देता है, ठीक है। लॉ फिजिकल और फिक्शनल दोनों होते हैं, ठीक हो गया। फिर लिखो इस पे आर्टिफिशियल, इसके नीचे लिख लो, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। लीगल फंक्शन भी नीचे लिखा है। हाँ, क्या चीज़ है? फॉर एग्जांपल लिख लो, कंपनी एसेट्रा लीगल फिक्शन है कि ये लीगल पर्सन है। कंपनी की लीगल पर्सन। कानूनन ये एक व्यक्ति की तरह डील करते हैं उसको, ठीक है ना। अब देखो, सिर्फ प्रिज्यूम प्रिज्यूम करने से क्या होगा, सिर्फ लीगल फिक्शन बनाई, कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी, या फिर कॉमनली लॉ प्रिज्यूम कर लेगा कि कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो होगा क्या, इन लोगों के लिए सारा का सारा लॉ लिखने की या दोबारा से चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर्सन की डेफिनेशन में घुसा दिया। आईपीसी किसके किसके ऊपर अप्लाई होती है, पर्सन के ऊपर अप्लाई होती है, जानवर के ऊपर होती है आईपीसी, नहीं होती। तो पर्सन के अंदर क्या करा आपने, डेफिनेशन डाल के आर्टिफिशियल पर्सन भी डाल दी, उसके ऊपर भी अप्लाई होगी। कि क्रिमिनल लायबिलिटी भी आ जाएगी। यस, क्रिमिनल लायबिलिटी। जो उसके रिप्रेजेंटेटिव है वो हाँ, बट वो ध्यान रखना, वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस लाइक रेप मर्डर एक्सेट्रा, उसके लिए कंपनी को जेल नहीं होगी। वो तो सिंगल वो तो जिसने करा सर जैसे कोई कंपनी कुछ बना रही है वहाँ पे जैसे कंपनी ने फ्रॉड कर दिया और उसकी उसके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट डालनी है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा। या कुछ हज़ार्डियस चीज बना रही है और हम्म, प्रिकॉशंस नहीं लिए जाते, लीक हो गया देश के साथ गद्दारी कर रही है ना, डॉक्यूमेंट फोर्ज कर रही है वो कंपनी, फ्रॉड कर रही है, चीटिंग कर रही है, उसके लिए तो एफआईआर हो जाएंगी। लेट से कंपनी रेप नहीं करती है, उस कंपनी के अंदर कोई आदमी है जिसने किसी लड़की का रेप किया, फिर एफआईआर उस बंदे के खिलाफ, फिर कंपनी के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी, कंपनी को तो फ्रॉड वगैरह नहीं होगी। है ना, क्योंकि कंपनी, देखो, कंपनी कैन नॉट रेप, कंपनी कैन नॉट कमिट मर्डर, ठीक हो गया। वो मर्डर किसी आदमी ने किया उसके, कंपनी वो रेप किसी ने, जीनोसाइड तो कर सकती है अपने हाँ, कस्टमर से। हाँ, ये कर सकती है, गद्दारी कर सकती है, फ्रॉड कर सकती है, चीटिंग कर सकती है, फोर्जरी कर सकती है, फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकती है, ठीक हो गया। बहुत सारे जो अपराध है वो कंपनी कर सकती है, इसी कारण से क्या, उसको क्या मान लिया, लीगल पर्सन मान लिया, लीगल फिक्शन क्रिएट कर लिया लॉ ने। अन्यथा क्या होता है, इन लोगों के लिए, इन कंपनीज के लिए अलग से लॉ बनाना पड़ता, ठीक हो गया। चलो फिर नेक्स्ट, इक्विटी। अब अगेन, इक्विटी बेसिकली क्या है, लिखो, दीज आर द प्रिंसिपल्स, इक्विटी के नीचे लिखो, दीज आर द प्रिंसिपल्स which appeals to the conscience of human being। ठीक है ना। देखो, हेनरी मायने किसको कह रहा है, लिखो, फॉर एग्जांपल, हेनरी मायने किसको कह रहा है, इक्विटी, लिखो, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, मतलब डिवाइन लॉ, यस, डिवाइन लॉ। लेजिस्लेशन लिखो, ये सिस्टमेटिक है, ये सिस्टम एंड डायरेक्ट मेथड ऑफ लॉ मेकिंग। लेजिस्लेशन के नीचे लिखो, क्या? सिस्टम एंड डायरेक्ट मेथड ऑफ लॉ मेकिंग। आजकल देखो क्या करना पड़ता है, आजकल कुछ करना पड़ता है क्या लॉ बनाने के लिए, कुछ नहीं, बिल पेश कराओ, ठीक है जी, और पास करवाओ, लॉ बनवा लो। चलो, लास्ट पॉइंट, मायने के हिसाब से देखो, ये टाइप्स बता रहा है सोसाइटी की। बड़ा थकाने वाला सब्जेक्ट है। लिखो जी, एक प्रकार की सोसाइटी होती है उसको बोलते हैं प्रीमिटिव, PRIMITIV। दूसरी होती है प्रोग्रेसिव, ठीक है जी। देखो, हमने 4 स्टेज पढ़ी लॉ बनने की, है? Yes, sir.
इवोल्यूशन की। ठीक है जी, लिखो ये चारों के चारों स्टेज लिखो प्रिमिटिव के नीचे। जरा प्रिमिटिव सोसाइटी समझ लेते हैं क्या होती है। डिवाइन कस्टमरी कोडिफिकेशन। लिखो इसमें, लिखो प्रिमिटिव के नीचे, इन सोसाइटीज में लो 4 स्टेजेस में डेवलप होगा। होगा के बाद 2 बिंदी डैश लगा देना, होगा के नीचे लिखना नंबर 1 डिवाइन, नंबर 2 क्या था, कस्टमरी, नंबर 3 प्रीस्टली, नंबर 4 कोडिफिकेशन। लिखते लिखते भूल जा रहे हो। इस सैटरडे को स्कूल्स हो जाएंगे, इस सैटरडे को आपका पूरा रिवीजन और ओरल टेस्ट क्लास है, ध्यान रखना। कल 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 शुक्रवार ना, परसों, ठीक है ना, पूरे स्कूल्स दोहरा दूंगा मैं। सिंपल है। चलो देखो, अब ये कोडिफिकेशन लिखा है ना, कोडिफिकेशन को बॉक्स कर लो। नंबर 4 पे लिखा ना कोडिफिकेशन, इसको बॉक्स के अंदर बांध दो। इस स्टेज पे इस सोसाइटी को हम प्रिमिटिव सोसाइटी बोलेंगे, इस स्टेज तक, इस स्टेज पे। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राइमल, आदिकाल, शुरुआती काल। हम्म, ठीक है जी, सही। यहां तक कोई भी सोसाइटी रहती है वो प्रिमिटिव रहती है। आदिकाल मतलब हाँ, प्रिमिटिव का मतलब होता है शुरुआती। जैसे प्राइमरी होता है ना, प्राइमरी का क्या मतलब होता है, प्राइमरी स्कूल सुना होगा ना, शुरुआती, स्टार्टिंग का, बिल्कुल आदिकालीन। ऐसे ही वर्ड प्रिमिटिव होता है, ठीक है ना, प्राइम से ही निकला है। प्राइमल, प्राइमल फैशंस, प्राइमल स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी नॉलेज, प्राइमल इराज, प्राइमल हिस्ट्रीज, ये एक ही चीज है, शुरुआती। ठीक है ना, प्रोग्रेसिव नहीं है, यहां तक शुरुआती है ये, यहीं पर, अगर यहीं पर रुका हुआ है, ठीक है ना। अगर कोडिफिकेशन के बाद भी कोई सोसाइटी डेवलप करती है तो उसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं। लिखो प्रोग्रेसिव में, लिखो कोडिफिकेशन होने के बाद कोई सोसाइटी लीगल पर्सपेक्टिव से डेवलप करे तो उसे प्रोग्रेसिव सोसाइटी कहेंगे। बस, मायने खत्म, हिस्टोरिकल स्कूल खत्म। ठीक हो गया, मुबारक, हिस्टोरिकल खत्म हो गया। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग बनाओ, क्या, सोशियोलॉजिकल स्कूल। नोट्स ही बहुत है नेट के लिए स्टूडेंट्स इतना डॉट मुश्किल नेट के लिए नहीं, मैं तो प्रोसीजर इतना डीप से करा रहा हूँ, जुडिशरी का एग्जाम दिखाना। जैसे यूपी में क्या है, यूपी में, वही ना हाँ, तो एक हम बताइए कि बुक बता दो हम्म, इसकी थ्योरी हाँ, ऐसे क्रिटिसाइज ही। किसने कर दी वो बता दो और किसने क्या क्या दिया थ्योरी वो बता हाँ, दो इतने ही। हाँ, यही अगर आप क्वेश्चन है कलेक्टिवली बात करोगे ना, एक तो ह्यूमन लॉज की बात करोगे, इंटरनेशनल लॉज की बात करोगे, जूरिस्प्रूडेंस की बात करोगे, ठीक है ना, ये सारे मिलके इतना ही। ठीक हो गया। इंटरनेशनल लॉ तो वो सोच की बात करेगा, किसकी क्या सोच थी, क्या थ्योरी थी, क्यों थी, उसकी बात करेगा। अच्छा, फिर ह्यूमन लॉ भी है आपकी इसमें नेट के एग्जाम में, वो भी यही बात कर रहे हैं, बेसिस की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। ये इतना, इतना डीप से करने के पीछे फायदा क्या होगा, अब कुछ अगर पढ़ रहे हो घर पे जाके, अब सब कुछ आपका, जो जनरल आपका जो सिलेबस है लॉ का, आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, इनको छोड़कर सब कुछ मक्खन मलाई बन जाएगा। ठीक है। अगर 200 नंबर का आपका एग्जाम है सब्जेक्टिव लीगल का, ठीक है ना, तो उसमें से 200 की ही तैयारी कर लो, बस कहने का मतलब ये है। ठीक है, जीआरएफ कार्ड निकालना है। ठीक हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि कॉमन को बिल्कुल छोड़ दोगे।
ठीक हो गया, ये ओवरऑल बहुत काम आएगा आपके। ठीक हो गया, बना लिया डी सोशियोलॉजी। ये पेज छोड़ दो। अच्छा रफ है ये है, रफ फिर फेर कहाँ, घर पे इसी पे लिखा करना तो गुड़िया। क्लास रहती है मेरी। कोई बात नहीं, इस पे इतने पेजेस की जगह छोड़ के ना, ठीक है ना, अब क्या करोगे, फेयर पे ही लिखोगे। ठीक हो गया, सिंपल है। वरना बेटा इसी में समय निकल जाएगा। घर पे होमवर्क करना है, ये फेयर रफ का फेयर, फेयर का रफ ये नहीं करना। मेरे को ना मतलब लिख के ही वो होता है, रिवीजन ऐसे नहीं होता, अरे पढ़ लिया चिंटू वो लिखवाई तो रहा हूँ। दोबारा भी लिखना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ गुड़िया, होमवर्क का मतलब सिर्फ कट कॉपी पेस्ट करना नहीं होता, घर पे जाके होमवर्क करोगे। होमवर्क बताऊंगा कल। चलो होमवर्क अभी बता देता हूँ, देखो आपका होमवर्क क्या है घर पे। ये तो स्कूल वाला बच्चों वाला होमवर्क कर रहे हो तुम। ये नहीं कर रही, कह रही मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मैं आप जैसे पढ़ा रहे हो, आपकी वीडियो ही चलाती हूँ मैं घर पे जाके भी, ये नहीं देखती तो बिना लिखे ना कुछ समझ नहीं आता। वो ठीक है गुड़िया, मैं समझ गया, लेकिन मैं चिंटू ये बोल रहा हूँ कि ये जो जो तरीका है ना, ये बड़ा ही प्राइमल है, प्रिमिटिव है ये तो। वो आप करो, वो करो आप। लेकिन देखो, आप कितने घर पे भी कम से कम 2 घंटे तो लगाओगे, है ना। ये वीडियो चलेगी वापस से, है ना। मैं अगेन वीडियो देखने से मना नहीं कर रहा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि बस आप ये फेयर और रफ के, ठीक है ना, कुचक्कर से निकल जाओ। घर पे जाके तो प्योर होमवर्क निकलो निकालो, ठीक है जी, और प्लस रिवीजन करो। ठीक है ना, 2 घंटे में तो थ्रू आउट होमवर्क और थ्रू आउट रिवीजन हो जाएगा। इतना स्ट्रोंग हो जाएगा वो कंसेप्ट, ठीक है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है ना, लेट्स से आपके पास कोई किताब है, आप उस किताब में से जो आज क्लास लगाई ना, वो किताब में से पढ़ो। उसमें से और कुछ नए पॉइंट्स मिल जाए ना। यहाँ तो आपने बहुत अच्छी राइटिंग में स्कूल के अंदर यानी क्लास के अंदर ही आपने बढ़िया नोट्स बना ली, उन किताबों के अंदर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है ना, आप वो लिखो। ठीक होगा, फिर 2 घंटे में वो सारा काम हो गया। 2 घंटे के बाद फिर पीवाई क्यू सोल्व करो। वरना 2 घंटे यहाँ क्लास लगाओगे, 2 घंटे घर पे क्लास लगाओगे तो फिर दिमाग थक जाएगा, फिर पीवाई क्यू नहीं करोगे। सब्सक्रिप्शन लेना है मेरे को, हाँ ना, उसको चलाई नहीं। जो कि हम नहीं कर रहे। ठीक हो गया, समझ पा रहे हो ना, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, रिवीजन जरूर करनी है अपने को। ठीक हो गया, और कोई टेंशन नहीं, स्लो कर लेंगे। बस क्या है, एक हैबिट होती है कि जो टीचर जो है डिक्टेट कर रहा है सिर्फ उसी को लिखने की आदत है। या फिर एक बच्चा ऐसा है जो भाई साहब डायग्राम भी अपने आप क्रिएट कर लेता है। ठीक है, 2 मिनट में बोला 1%, ये लो जी 1% बना दिया। ठीक है जी, ये क्या कर रहा है, कॉन्टेक्ट कर रहा है, ट्रांजेक्शन कर रहा है किसके साथ, बी के साथ, बी एक बंदा बना लिया, ए बना लिया, बी बना लिया, अपने हिसाब से छोटे छोटे। आपको समझना है बस ये। ठीक है ना, तो एब्सोल्युटली ग्रामेटिकली एब्सोल्युटली फाइन एंड परफेक्ट हो ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ग्रामेटिकली गलत भी लिखोगे बट आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, इनफ है। ये तो ऐसे इसमें ही ना लिख रही हूँ मैं। हाँ इसी कारण से, ठीक है ना, कल से, ठीक है ना, आप उसमें आज का दिन क्या है अपना पूरा कर लेना होमवर्क का। ना कर पाओ तो उतने पेज छोड़ देना। ठीक है ना, फेयर में ही लिखो। ये एडिशनल एक्सरसाइज है बेटा, इसमें घर पे जाके थक जाओगे। ठीक है ना, एक लेवल पे पहुंच के ना, जिस लेवल पे क्लास छुट्टी है, घर पे जाके इस लेवल से ऊपर उठना है। इसी लेवल को घर पे जाके रिपीट करोगे तो यही हो, है ना। सही, कुछ ना समझ में आए तो यहाँ बैठा हुआ टीचर, मेरे को भड़क नहीं है, चाहे तुम 10 बार पूछ लो, मुझे बिल्कुल ही भड़क नहीं है। ठीक है ना, बाकी अपने जुडिशरी वाले बच्चे इनसे पूछ लेना मास्टर को कितनी भड़क है, कोई बच्चा 5 10 10 10 बार सवाल पूछता है, मेरे को जमा भड़क नहीं। पूछ लो, तुमको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ से निकलने के बाद तुम धक्के खाते हुए फिर रहे हो कि मैं किससे सीखूं, किससे सीखूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बस। चलो, जगह छोड़ देना, और चलो ये तरफ ही है। ठीक मैं छोड़ी थी। है। नहीं, छोड़ दूँ मास्टर जी, बस चुप करो, बस 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 बहुत हो गया। इस बार मैंने फिर करवाने की जरूरत थी। कोई बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ जी, आसन है के कितना है बड़ा, इतना तो शुरू तो करवा दो। हिस्टोरिकल जितना बड़ा है। तो शुरू चालू करवा दो, 15 शुरू 5 10 करवा 15 दो। मिनट ले लो ज्यादा। बना लिया डी, चलो सोशोलॉजी लिखो। पहला पॉइंट, यह हिस्टोरिकल स्कूल के रिएक्शन में आया है। ये लास्ट स्कूल है ना। हाँ ये लास्ट है।
इसके बाद वो रियलिस्टिक थ्योरी जरूर कराऊंगा, कुछ बच्चे स्कूल बोलते हैं उसको, कुछ कुछ टीचर भी स्कूल बोल देते हैं उसको। हिस्टोरिकल स्कूल में आया था ना ये? हाँ क्या लिखी सब्जी स्कीम? लिखो, तो एसएस बोल दें, सोशल स्कूल, एसएस केम इनटू रिएक्शन ऑफ एचएस, एचएस समझ गए, हिस्टोरिकल स्कूल। देखो सोशोलॉजिकल स्कूल क्या कहता है, ये बोलता है, लिखो, इंटरेक्शन ऑफ मैन, एम मैन, इन सोशल ग्रुप्स इज लॉ। किसी भी समाज के अंदर एक ग्रुप ऑफ पर्सन दूसरे ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ में जो कुछ भी इंटरेक्शन करता है, कम्युनिकेशन ट्रांजैक्शन करता है, वही लॉ है। तो नाम जैसे ही बता दिया, हाँ ना क्या, मतलब जैसा नाम है वैसे ही समझ में आ रहा हाँ था। यस, ठीक है ना, इसी कारण से देखो इसके अंदर हम सोसाइटी की ही बात करेंगे, ठीक हो गया, सही। यानी लो क्या है, लिखो लो, व्हाट इज लो, लो लिखो, लो इज इक्वल टू सोशल फिनोमिनन, फिनोमिनन घटनाक्रम, सोसाइटी में जो भी घटनाएं घटती हैं वही लो है, ठीक है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन अपनी सोसाइटी में पकड़ो, इसको लिखते हैं सोसाइटी में जितनी घटनाएं घटती हैं। हाँ ये फिनोमिनन का मतलब है घटनाक्रम, ठीक है ना। और ऊपर आपने इंटरेक्शन लिखा है, इंटरेक्शन में सब कुछ आ जाता है, ठीक है ना। और ध्यान रखना, जिस वर्ड पे डाउट हो, ठीक है ना, ध्यान रखो, जिस वर्ड पे डाउट हो भैया उस वर्ड को लिख के उसका मीनिंग जरूर लिख लेना, ठीक है ना। ये आइडेंटिकल का थोड़ा क्या था, मतलब जो कल परसों से कल करवाया था, आइडेंटिकल मतलब इससे क्या समझे हम? वैसे का वैसा आइडेंटिकल, अगर आप सिमिलर बिल्कुल सेम, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्यूट मीनिंग समझोगे, जो आपकी आइडेंटिटी आपके जैसा, आइडेंटिकल इन नेचर है, यस, ठीक है, ठीक है ना। मतलब किसी के जैसा है हाँ कुल मिलाकर। हाँ, अगर दो चीजों की बात करेंगे भाई, देखो जो यहाँ पर बंदा दिख रहा है और जो यहाँ पर बंदा है ये आइडेंटिकल है, जैसे राम इज वेरी आइडेंटिकल टू श्याम। हाँ ठीक है, बोथ आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, ठीक हो गया। अगर कोई भी वर्ड फंसता है तो उसको काइंडली लिख लो। मैं अभी तक तो क्या कर रहा था, उसी पे वहीं पे वर्ड का मीनिंग लिख रहा था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड आने लग गए हैं, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये वर्ड याद आया, सिंथेसिस बहुत पूछते हैं भैया, ये इंग्लिश में सिंथेसिस बहुत पूछते हैं, अच्छा भैया, पोस्टुलेट, इमोटिव बहुत पूछते हैं, क्या शानदार वर्ड मिला है इमोटिव। हाँ, मतलब मोटिव ना हो जिसमें। इमोटिव का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो कोज करे उसको इमोटिव बोलते हैं। मैं आपके इमोशंस कहीं पर कोज करवा दूं तो मैं इमोटिव हूँ, अच्छा, ये हाँ, EMOTIVE, ठीक है, बड़े शानदार वर्ड है। अभी तक तो मैं वो यहीं पे लिख रहा था ऊपर, अब मैं दोबारा से रिवाइज करूंगा इसको, मेरे को जहां जहां वो बढ़िया वर्ड मिलेंगे मैं अपनी एडिशन खुद ही बना रहा हूँ, ये मेरी आदत है, ठीक है ना, ये करनी है। फिर मोटिव वर्ड अभी तक हमारे में तो नहीं आएगा ना, आया। अब आएगा, आगे आएगा। मैं तो यहीं पे ही लिख लेता हूँ, जैसे फिनोमिनन ब्रैकेट का घटनाक्रम हाँ पढ़ूंगा उसका याद रहे। हाँ, बस यूँ है कि मान लो अगर आपको जुडिशरी का टारगेट है या कोई ऐसा पेपर देना है जिसमें इंग्लिश है, वो इंग्लिश के अंदर इंग्लिश का मतलब वोकेबलरी, ठीक है ना, तो वो वोकेबलरी अपने डेवलप करनी शुरू कर दो, उसी में से फंस जाएगा जो आपने अपनी पर्सनल वोकेबलरी बनाई है ना, सारे के सारे वर्ड उसमें से फंस जाएंगे, ठीक होगा। चलो जी, देखो सोशोलॉजिकल स्कूल क्या कहता है कि लॉ की स्टडी करने के लिए, लिखो जरा इसको अपनी लैंग्वेज में लिखो, लॉ समझने के लिए, लॉ की स्टडी करने के लिए सोशल इंस्टीट्यूशंस भी पढ़ने होंगे, ठीक है, लिखो सोशोलॉजिकल स्कूल only focused upon the functioning of law, only
क्या लिखा है? Only वो focus पूरा पूरा upon पूरा पूरा पढ़ो, क्या लिखा है? सोशियोलॉजिकल स्कूल ओनली focus upon ओनली law फोकस्ड अपॉन functioning फंक्शनिंग ऑफ लॉ। भाई देखो, सोशियोलॉजिकल स्कूल ये कह रहा है कि भैया लो कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को तो सिर्फ वो लो फंक्शन कैसे कर रहा है, उस फंक्शन का उस समाज के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, क्या काम का है कि नहीं, सिर्फ इसके ऊपर फर्क पड़ता है। यानी लो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका फंक्शन क्या है। सिंपल है। डन। कोई भी लो उठा लो अपनी मर्जी से। वीएनएस है, ठीक है ना। अब ये क्या है, वीएनएस तो बात करता है कि पर्टिकुलर कोई कंडक्ट किसी आदमी ने कर दिया है या कोई हरकत कर दी तो उस आदमी को समाज से काटो और जेल के अंदर डाल दो। ठीक है। ये तो लोगों की आजादी छीन रहा है, फंडामेंटल फ्रीडम छीन रहा है, लोगों का राइट टू लाइफ छीन रहा है। यस नो। वो भी तो इंसान है जो जेल के अंदर पड़ा हुआ है ना, उनके भी तो फंडामेंटल राइट्स हैं। सही। लेकिन फंक्शन क्या है, फंक्शनैलिटी क्या है, सोसाइटी में पीस स्थापित करनी है। एक सोसाइटी, एक समाज, अब ये समझना पड़ेगा, ये बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा आपको। आइडियल सोसाइटी भी सोचनी पड़ेगी आपको। क्या कोई आइडियल समझते हो ना, आइडियल मतलब हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, आइडियल मतलब जो फॉलो करने के लायक हो। ठीक है ना, जैसे कि मैं बोलूँगा मेरे सपनों का भारत, माई आइडियल स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक हो गया, है ना। इंडियन आइडियल या इंडियन आइडोल, क्या होता है वो? ideal आइडोल। idol क्या स्पेलिंग है, IDOL है क्या? आईडी OL है तो फिर वो तो मूर्त होती है। आइडियल, मेरा आइडियल कौन, जैसे बोलते हैं माई आइडियल इज स्वामी विवेकानंद, माई स्पिरिचुअल आइडियल इज देवराहा बाबा। ठीक है जी, एंड लाहिड़ी बाबा। ठीक है जी, और बहुत सारे बाबाज। ठीक हो गया। ठीक, ये मेरे आइडियल है। मान लो मैं अगर कभी रिलीजन की तरफ जाऊंगा तो मैं उन बातों को फॉलो करूंगा जो इन लोगों ने कही। ठीक हो गया। सही। अगर मैं भगवान को करता हूँ तो माई माई आइडियल इज हनुमान जी, राम जी, महादेव जी। ठीक हो गया, समझ रहे हो ना। जो फॉलो करने के लायक वो होते हैं आइडियल्स। ठीक हो गया। हाँ, किस बात पे आया था आइडियली। हाँ, क्या हम कैसे किसी ऐसे आइडियल समाज को सोच सकते हैं अपने माइंड के अंदर जिसमें सिक्योरिटी ना हो। सोचो, एक ऐसा समाज है। हाँ, आदर्श। आदर्श। आदर्श, आपका आदर्श क्या है बेसिकली, आइडियल। माय आदर्श इज दिस। ठीक हो गया, है ना। चलो, सिंपल हो गया। क्या हम किसी ऐसे आदर्श समाज की परिकल्पना कर सकते हैं अपने माइंड के अंदर जिसमें सिक्योरिटी ना हो। ठीक है ना, बड़ी न्यूज आती है, बड़ी आदर्श सोसाइटी है यार, ये देश बड़ा ही मतलब आइडियल आइडियल देश है, आइडियल कंट्री, आइडियल सोसाइटी से निर्मित है। ठीक है जी। लेकिन उस कंट्री, उस सोसाइटी की हकीकत क्या है, एक लड़की बाहर निकलती है खाना खा के घूमी घूमी करने के लिए और 2 मिनट में वो गायब हो जाती है। बताओ, क्या ये आइडियल है? सिंपल है। सही। तो अब क्या है, आइडियल समाज बनाने के लिए लॉ बनाया जाता है। अब सोशियोलॉजिकल स्कूल ये बोलता है कि देखो लॉ कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है। लॉ डिमांड और जो बेसिकली सरकमस्टांस उसके हिसाब से बनते हैं। ठीक है ना। सोशियोलॉजिकल स्कूल के अंदर सिर्फ फंक्शन चेक करेंगे उसका। आईपीसी बना दी, किस लिए बनाई है, कुछ लोगों की आजादी किस लिए छीन रहे हैं, ताकि सिक्योरिटी हम स्थापित कर सके। ठीक है ना। सही। अब प्रॉपर्टी का राइट है, राइट टू लाइफ है, कोई मर्डर है जो आदतन मर्डर करता है, लोगों का होते हैं ना कि, उसको उठा के अलग कर दो। फंक्शनैलिटी चेक करेंगे, अगर फंक्शनैलिटी चेक करोगे तो आपको आईपीसी से प्यार हो जाएगा। आपको लगेगा कि भाई कोस टेंजेंट थीटा से हो सकता है कि देश संभले ना संभले, लेकिन अगर आईपीसी हटा दी तो भाई देश बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना। फंक्शनैलिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। ठीक है जी। चलो, और लॉ जो होता है, लिखो, लॉ सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए होता है।
लिखो, लिटिल लिख लो, एक छोटी सी हिस्ट्री लिख लो एसएस की, या फिर डेवलपमेंट ऑफ एसएस से लिख लो। लिखो जी, ऑगस्ट कॉम्प्टे, क्या? ऑगस्ट कॉम्प्टे, COMPTE। आप इसको कॉम्टे बोलोगे, पी साइलेंट है, कॉम्टे, ठीक है ना। ये कौन है, ये है फाउंडर ऑफ एसएस, ये फ्रेंच फिलोसफर है, FF लिख रहा हूँ, ओ सॉरी FP, FF नहीं। मुझे भाई फिलोसफर। ये भी अपडेट करना पड़ेगा भैया, घूम गया है तो। नहीं ये नहीं, ये तो इसके अंदर है ना। सोशोलॉजिकल स्कूल होते ही तुम्हारे दिमाग के जो लास्ट पोर्स हैं वो खुल जाएंगे, तुम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने के लायक हो जाओगे, ठीक है।